ऑपरेशन 24 कैरेट चैप्टर 3। वो खाली सा कमरा था। 4 कुर्सियां थी। एक पर मदन लाल बैठा था, दूसरी पर भसीन, बाकी 2 खाली थी। बीते 10 मिनट से भसीन से मदन लाल में कोई बात नहीं की थी। भसीन व्याकुल था। वो रह रहकर उठता और चहलकदमी करने लगता, फिर बैठ जाता। उसके चेहरे पर घबराहट थी। तुम लोग मेरा क्या करोगे? एकाएक भसीन बोला। पहले मुंह खोलो। ऑपरेशन टू किल के बारे में किसने बताया तुम्हें? मदन लाल बोला। नहीं बताऊंगा, तुम लोग मुझे मार दोगे। अखबार के रिपोर्टर हो, जानते हो कि एफआईए के मामले में दखल देना ठीक नहीं, फिर भी तुमने ऐसा किया। भसीन ने होंठ भींच लिए। तभी दरवाज़ा खुला और दीवान ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा। मुंह खोला? नहीं दीवान। दीवान ने ठिठक कर भसीन को देखा। भसीन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के। दीवान का सर कठोर था। तो तुम मुझे मार दोगे? किसने कही तुमसे ये बात? दीवान एकाएक मुस्कुराया। तुली ने। वो बेवकूफ़ है, हम भला तुम्हें क्यों मारेंगे? वो तुमसे कहाँ मिला? वहीं ओपन मॉल में। वहाँ उसने भी बुलाया था बात करने को। उसका फ़ोन आया था। वो कह रहा था कि मैं ऑपरेशन टुकिल के बारे में अखबार में छाप रहा हूँ, इसलिए एफआईए वाले मुझे कभी भी मार सकते हैं। तुम्हें हमारे बारे में कोई भी बात अखबार में नहीं छापनी चाहिए थी। गलती हो गई। हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तुम हमें सहयोग दो और बताओ कि तुम्हें ऑपरेशन टुकिल के बारे में किसने बताया। वसीन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। उसके कंधे में दर्द होने लगा था, जहाँ से गोली रगड़ खाते निकल गई थी। हालांकि डॉक्टर ने वहाँ बैंडेज कर दी थी। वसीन कुर्सी पर बैठ गया। सब कुछ जानने के बाद तुम लोगों ने मेरी जान ले ली तो क्या तुम दोबारा कभी अखबार में हमारे बारे में छापने का इरादा रखते हो? नहीं। फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे और तुम किसी को नहीं बताओगे कि हमारी तुम्हारी क्या बातें हुई? नहीं बताऊंगा। अब मुंह खोलो। मुझे जैनी ने बताया सब कुछ। जैनी? दीवान के होंठ भिज गए। हाँ, भसीन ने गर्दन हिलाई। सच कह रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सब कुछ बताने के बदले उसे 3 लाख रुपया दिया गया। ये सौदा आज सुबह ही हुआ। दीवान ने मदन लाल से पूछा। सावन तुमसे लिखा हुआ कागज़ ले गया? हाँ, वो तो कब का जा चुका है। मुझे वो कागज़ दिखाओ। मदन लाल उठा और दीवार के साथ रखे बैग के ऊपर पड़े कागज़ उठाकर दीवान को दिया। दीवान ने उन कागज़ों को देखते हुए भसीन से पूछा। ये क्या है? ये जैनी ने लिख कर दिया है। वो कहती है इन कागज़ों पर ऑपरेशन टू किल की सच्चाई हर बात लिखी है। हमें कैसे यकीन हो कि तुम सच कह रहे हो? ये काम जैनी ने ही किया। जैनी की लिखाई मिला लो। जैनी ने कहा है कि उसने ही लिखा है। हाँ, ऐसा किया जा रहा है। दीवान ने कागज़ मदन लाल को थमाए और फ़ोन निकालकर सावन को फ़ोन किया। जल्दी बात हो गई। तुम कहाँ हो? बस खार पहुँच गया। जैनी की हैंड राइटिंग लाकर मुझे फ़ोन करो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अगला दृश्य। तुली ने ओपन मॉल से निकलने के बाद एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर पब्लिक बूथ से अपने पड़ोसी शर्मा को फ़ोन किया। फ़ोन शर्मा ने उठाया। हेलो शर्मा। ओह तुली। शर्मा की आवाज़ में फुसफुसाहट आ गई। घंटा भर पहले तुम्हें कोई पूछने आया था। क्या? वो पूछ रहा था कि हाल ही में तुली का कोई फ़ोन तो नहीं आया, कि वो अपने परिवार के बारे में पूछ रहा हो। मैंने तो फ़ौरन मना कर दिया कि मुझे तो तुली का कोई फ़ोन नहीं आया। मैंने उसे कहा कि मैंने सुना है कि वो मर गया है। तो बोला गलत सुना है, तुली जिंदा है। शर्मा ने एक ही सांस में कह दिया। कौन था वो? पूछा मैंने, परंतु उसने अपने बारे में नहीं बताया। यही कहा है कि वो पुलिस वाला है। कोई बात नहीं। नया तो कुछ नहीं। तुम कहाँ हो? यहीं मुंबई में। आ जाओ मेरे पास, एक साथ खाना खाएंगे, शतरंज भी लगा लेंगे। अभी व्यस्त हूँ, फिर आऊँगा। तुम ये बताओ कि मेरे परिवार को किसने मारा होगा? कुछ सुना इस बारे में? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। किसी पर शक होते ही नहीं सुना। आखिर तुम क्या करते फिर रहे हो? मुझे भी तो कुछ बताओ। तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? फ़ोन बंद करता हूँ, दोबारा फ़ोन करूँगा, कहने के साथ ही तुली ने फ़ोन बंद कर दिया। तुली खार के थर्ड रोड पर पहुंचा। 40 नंबर का मकान ढूंढने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। दोपहर के 3:30 बज रहे थे। तीखी धूप थी। वो मकान सड़क पर ही था और सड़क पर लोग आ जा रहे थे। तुली एक तरफ हटकर एक पेड़ की ओट में तने का सहारा लेकर खड़ा हो गया। जैनी तक पहुंचने से पहले जान लेना चाहता था कि कहीं एफआईए तो जैनी पर नज़र रखते हुए नहीं है। तुली की निगाह हर तरफ घूम रही थी। 6-7 मिनट बीत गए। तुली को रास्ता साफ दिखा। इससे पहले कि उस मकान की तरफ बढ़ता उसकी आंखें सिकुड़ी। एक कार को वहां रुकते देखा और उसकी ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति को देखते ही उसके होंठ पिच गए। वो सावन था, एफआईए का एजेंट। तो एफआईए पर नज़र रखते हुए एफआईए नज़र रखे हुए, जबकि भसीन ने कहा था कि जैनी ने उसे ऑपरेशन टू किल के बारे में बताया। ऐसे में जैनी किसी भी अखबार के सामने मुंह नहीं खोलेगी। वो बेवकूफ़ नहीं है। तुली की निगाह सावन पर थी, जो मकान के गेट की तरफ बढ़ रहा था। गेट के भीतर से ही तुली को ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। सावन को उसने ऊपर जाते देखा। तुली वहीं खड़ा रहा। जैनी। अगला दृश्य। जैनी घर पर यानी कि बरसाती के उसी कमरे में थी। पूरी छत धूप से तप रही थी। एक कोने में वन रूम सेट बना हुआ था, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। सावन उस दरवाजे पर खड़ा हुआ। भीतर कमरे में जैनी फोल्डिंग बेड पर लेटी हुई थी। उसने कमीज सलवार पहन रखा था। छत पर लटका पंखा चल रहा था, परंतु कमरे में पर्याप्त तपिश थी। कमरे में ही प्लास्टिक की डोरी बंधी हुई थी, जिस पर 2-3 कपड़े लटके हुए थे। कमरे में एक कोने में सूटकेस रखा हुआ था। किसी के आए होने का एहसास पाकर जैनी ने फौरन गर्दन घुमाई। दरवाजे पर सावन को खड़े देखा तो फौरन उठ बैठी। कौन हो तुम? जैनी के होंठों से निकला।
FIA। सावन भीतर प्रवेश करता बोला। तुम मुझे नहीं जानती, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या चाहते हो? अब क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए? जैनी परेशान सी कह उठी। सावन ने जेब से तय किया कागज़ निकाला और उसे खोलकर सामने किया। जैनी उन कागज़ को देखते ही चौंकी। रंग कुछ फक पड़ा। ये क्या है? उसने सावन को देखा। कागज़ पेन निकालो, बिना कोई सवाल पूछे इन शब्दों को कागज़ पर लिखो। लिखाई में लाना चाहते हो? जैनी फोल्डिंग से नीचे उतरती कह उठी। हाँ। ये क्या है? जैनी सूटकेस की तरफ बढ़ती बोली। सवाल मत करो। सावन ने रिवॉल्वर निकाली। सूटकेस से क्या निकाल रही हो? कॉपी। मेरे हाथ में रिवॉल्वर है, शरारत मत करना। क्या बात करते हो? मैं ऐसी नहीं हूँ, शरीफ हूँ। जैनी ने कहा और सूटकेस खोलकर कॉपी निकाली और पलटी। सावन ने रिवॉल्वर जेब में रख ली। पेन नहीं है मेरे पास। सावन ने उसे अपनी जेब से पेन निकाल कर दिया। पेन लेकर जैनी ने अपने चेहरे पर गर्मी से आया पसीना पहुंचा। तुम्हारा असली नाम जगदीप कौर है? सावन बोला। हाँ। क्रोशिया जाकर तुम जैनी बन गई। कितने अजीब हो तुम लोग, जो अपना नाम भी बदल लेते हो। बदलना पड़ता है, वहाँ के माहौल को स्वीकार करना पड़ता है। लिखो। जैनी उस कागज़ को सामने रखकर कॉपी में उन्हीं शब्दों को लिखने लगी। इस दौरान छिपी निगाहों से जैनी सावन को भी देख लेती थी। सावन की निगाह उसकी लिखाई पर थी। वो पास आ गया था। जब 4-5 लाइनें जैनी ने लिख लीं तो सावन ने फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। क्या कर रहे हो? जैनी ने सिर उठाकर उसे देखा। बस करो, मत लिखो। जैनी ने लिखना छोड़ दिया। सावन ने फ़ोन पर दीवान से बात की। वो लिखाई जैनी की नहीं है, सावन बोला। पूरे विश्वास से कह रहे हो? दीवान की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ। जैनी की लिखाई साथ लेते आना। बढ़िया, सावन ने कहा और फ़ोन बंद करके जेब में रखा। फिर अपना दिया कागज़ उठाया और जैनी का कॉपी में लिखा कागज़ फाड़ा और दोनों कागज़ जेब में रखते बोला, तुम यहाँ से उठना मत। आखिर बात क्या है? मैं इस कमरे की तलाशी लेने जा रहा हूँ, तुम खामोशी से बैठी रहो। इसके साथ ही सावन कमरे की तलाशी लेने लगा। सूटकेस भी अच्छी तरह देखा। 10 मिनट लगे, परंतु तलाशी में कुछ नहीं मिला। जा रहा हूँ, सावन बोला। FIA ने मुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया था कि ऑपरेशन टुकिल के बारे में उसे अपना मुंह बंद रखना है, और मैंने मुंह बंद रखा हुआ है। उन सब बातों को भूल जाना चाहती हूँ। अब FIA क्यों मेरे पीछे है? जैनी सावन से बोली। सावन ने कुछ नहीं कहा और बाहर निकल गया। जैनी उसी प्रकार फोल्डिंग पर बैठी खुले दरवाजे को देखती रही। कई पल बीत गए थे। फिर जैनी ने फुर्ती से अपनी कमीज़ के भीतर हाथ डालकर ब्रा में फंसा फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगी। रह रहकर उसकी निगाह दरवाजे की तरफ उठ रही थी। फिर उसकी बात हो गई। कहो। दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ कानों में पड़ी। मेरे ख्याल से रिपोर्टर महेश भसीन FIA के हाथों में पड़ गया। जैनी फुसफुसाते स्वर में बोली। कैसे कह सकती हो? अभी FIA का एजेंट आया था मेरे पास। उसके बाद तुम्हारे लिखे कागजों में से एक कागज़ था जो तुमने ऑपरेशन टुकिल के बारे में लिखे थे। उन सारी बातों को 3 लाख में हमने भसीन को बेचा था। उसने मेरी लिखाई उन कागजों से मिलाई कि कहीं वो कागज़ मैंने तो नहीं लिखा। इसका मतलब भसीन को FIA ने पकड़ लिया है और भसीन ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा। उसकी बात का विश्वास करने के लिए FIA का एजेंट मेरी लिखाई मिलाने आया था। ओह। उसने कमरे की तलाशी भी ली कि शायद 3 लाख मिल जाए और भसीन के शब्दों की सत्यता की सच्चाई सामने आ जाए। तुम खतरे में हो। धीमा स्वर कानों में पड़ा। फिक्र मत करो, बात आगे बढ़ी तो मैं कभी भी ये नहीं मानूंगी कि मैंने भसीन को भी देखा है। फिर भी तुम मुसीबत में पड़ सकती हो। हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। 3-4 दिन लगेंगे अभी पेपर्स तैयार होने में। बात सिर्फ मेरी होती तो मैं इंडिया से निकल गई होती। यह अच्छा हुआ कि तुमने आने वाले हालातों को पहले ही भाप लिया था और मुझसे ना लिखवाकर तुमने ऑपरेशन टुकिल के बारे में सब कुछ लिखा। और तुम्हारे कहने पर 3 लाख रुपए भी मैं तुम्हारे हवाले कराई थी। बुरी तरह फंसते फंसते बची हूँ मैं। तो मैं सतर्क रहना। तभी जैनी की आंखें फैलकर चौड़ी होती चली गई। उधर से क्या कहा जा रहा है वो उन शब्दों को नहीं सुन रही थी। वो तो सामने देख रही थी। दरवाजे पर तुली खड़ा हुआ था। तुम सुन रही हो मेरी बात? दूसरी तरफ से कहा जा रहा था। तुली। जैनी के होठों से निकला। क्या? दूसरी तरफ से घबराया सर जैनी के कानों में पड़ा। तुली मेरे पास सामने। कहने के साथ ही जैनी के हाथ से फ़ोन वाला हाथ नीचे उतर चला गया। तुली मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसने जैनी के हाथ से फ़ोन लिया। हेलो। तुली ने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ नहीं आई। हेलो। तुली पुनः बोला। दूसरी तरफ से फ़ोन काट दिया गया। तुली ने फ़ोन को फोल्डिंग कर जैनी के पास उछाल दिया। जैनी अभी भी हक्की बक्की बैठी आंखें फाड़े तुली को देखे जा रही थी। कौन था फ़ोन पर? तुली ने शांत स्वर में पूछा। जैनी जैसे बोलना भूल गई थी। तुमने किसे बताया कि मैं यहाँ हूँ? जैनी ने एकाएक बहुत गहरी और लंबी सांस ली। क्या FIA को मेरे बारे में बताया? जैनी ने इनकार में सिर हिला दिया। तुम मेरे से घबराओ मत, अब मैं FIA के लिए काम नहीं करता। तुली बोला। तुम्हें तो FIA ने मार दिया था। जैनी के ऑटो से निकला। हाँ, तुली ने सिर हिलाया। FIA ने मुझे मार दिया था। तो तुम जिंदा कैसे हो? मैं मारा नहीं था, भाग्य से बच गया। तुली मुस्कुरा पड़ा। बच गए? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, मुझे यकीन नहीं आता। तुम्हें किसने बताया कि FIA ने मुझे मार दिया है? तुली ने पूछा। FIA ने? तब मैं उनकी कैद में थी। उन्होंने मुझे मुंह बंद रखने की शर्त पर छोड़ा था और तुमने मुंह बंद नहीं रखा। बंद रखा। दोपहर को अखबार का रिपोर्टर भसीन मेरे साथ था। तुली ने कहा। तुम्हारे साथ? हाँ, लेकिन बाद में वो FIA के हाथों में पड़ गया। उसने मुझे बताया कि तुमने 3 लाख में उसे ऑपरेशन टुकिल की जानकारी बेची है। वो झूठा है।
वो सच्चा है, मैं जानता हूँ कि वो झूठा नहीं है। जैनी से कुछ कहते ना बना। FIA का आदमी तुम्हारे पास क्यों आया था? वो मेरी हैंड राइटिंग का मिलान करने आया था। तो फिर तुम्हें छोड़ क्यों गया? हैंड राइटिंग नहीं मिली। तुम इस बारे में क्या जानते हो? यही कि तुमने ऑपरेशन टुकिल की सारी जानकारी लिखकर भसीन को भेजी। मैंने नहीं लिखी, जैनी के ऑटो से निकला, तभी तुम बच गई। FIA का एजेंट तुम्हें छोड़ गया, तो तुमने वो जानकारी किसी से लिखवा कर उसे दी। जैनी चुप रही। FIA का खतरा तुम्हारे सिर पर है, फिर भी तुमने भसीन को जानकारी देने का खतरा उठाया। ज़रूरी था। क्या ज़रूरी था? हमें पैसे चाहिए। जैनी के ऑटो से निकला। इंडिया से निकल जाना चाहते हैं हम। तुली के माथे पर बल पड़े। ये दूसरा कौन है? जैनी के होंठ पिच गए। मन्नू तो मर गया था, तब मैं भी वहाँ था जब वो मरा। अब तुमने किसका हाथ हासिल कर लिया? तुम्हारी वजह से ही सब मुसीबत में पड़े। किसी को क्या कहूँ? मैं खुद मुसीबत में हूँ, तो तुम्हारे साथ कौन है इस काम में? नहीं बताऊँगी। क्यों? ज़रूरत नहीं समझती, जैनी ने पक्के स्वर में कहा। तुली ने गहरी निगाहों से जैनी को देखा। तुम मुझसे डर रही हो। तुमसे डरना ही चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि अब मैं FIA के लिए काम नहीं करता। तुम्हें मुझसे डरना नहीं चाहिए। FIA जानती है कि तुम जिंदा हो? वो जान चुकी है। जैनी ने गहरी सांस ली। सब ठीक कहता रहा। सब ठीक रहता अगर मन्नू CIA को ऑपरेशन टुकिल की जानकारी भेजने की चेष्टा न करता। सारी गड़बड़ वहाँ से शुरू हुई और फिर सब फंसते चले गए, उलझते चले गए। तब ऑपरेशन टुकिल को खत्म हुए 8 साल बीत चुके थे। मन्नू ने ही गड़बड़ की। मैंने गड़बड़ की होती तो तुम लोग 8 साल चैन से ना रह पाते। तुली बोला। तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए था। FIA मुझ पर नज़र रखती हो सकती है। कोई तुम पर नज़र नहीं रख रहा, ये तसल्ली करके ही तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। क्या चाहते हो? 2 महीने में अमेरिका में रहा, तुली बोला। इस दौरान किसी ने मेरे परिवार को मार दिया। जैनी जैनी ने गहरी सांस ली, फिर बोली। तुम्हारा बेटा बच गया है। एक बेटा? तुम्हें कैसे पता? अखबारों में पढ़ा। अखबारों में अखबारों में ये तो नहीं लिखा था कि वो तुली का परिवार है? FIA वाले तुली का? जैनी ने तुली को देखा। जो भी हो, मुझे तुम्हारे परिवार का पता है। तो ये भी पता होगा कि इसने मारा मेरे परिवार को? नहीं पता। सुना हो कि किसने? सुना भी नहीं। मेरे बेटे के बारे में जो लापता हो गया? मेरी इन बातों से वो मतलब नहीं। वैसे तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ उसको मुझे दुख है। तुली ने जैनी को घूरा। मुझे लगता है कि मेरे परिवार को FIA ने मारा है, तुली ने कठोर स्वर में कहा। मैं नहीं जानती। तो मुझे इस बारे में कुछ बता नहीं सकती? तुली ने शब्दों को चबा कर कहा। नहीं, अब मेरा पीछा छोड़ दो। तुम्हारी वजह से मैं बहुत मुसीबतें उठा रही हूँ। अपनी वजह से मैं भी बहुत मुसीबतें उठा रहा हूँ, तुली ने तीखे स्वर में कहा। तुम कुछ छिपा रही हो। मैं क्या छिपाऊंगी? जब मैं यहाँ आया तो तुम किससे फ़ोन पर बातें कर रही थी? जैनी ने होंठ भींच लिए। तुमने मुझसे कहा कि हमें पैसों की ज़रूरत थी। कौन है तुम्हारे साथ इस मामले में? वसीम को ऑपरेशन टुकल के बारे में जो जानकारी बेची वो किसने लिखी थी? वो कैसे जानता है इस मामले को? जैनी की ओर सख्ती से पीछे रहे। तुली ने रिवॉल्वर निकाली और जैनी की तरफ कर दी। जैनी की आंखें भय में फैल गई। मैं तुम्हें शूट करने जा रहा हूँ। गोली मत मारना तुली, जैनी चीखी। मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तुली दांत भींचे जैनी को देखता रहा। जैनी ने चंद गहरी सांसें ली, फिर क्या उठी। वो मन्नू है। तुली के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। वो जैनी को देखता रह गया। जैनी बेचैनी से उसे देख रही थी। वो मर गया था, तुली ने सख्त स्वर में कहा। वो जिंदा है, जैनी फंसे स्वर में बोली। उसे गोली लगी थी। तुम तीरथ और RDX ने उसे कार में अपने साथ लिया था। रास्ते में RDX ने देखा उसकी सांसें नहीं चल रही, तो उसे कार से निकालकर फुटपाथ पर लिटा दिया था। परंतु तब उसकी सांसें बहुत ही धीमी थी, जिन्हें समझा नहीं जा सका। मन्नू कहता है कि तब सबकी बातें सुन रहा था। उसके कानों में पड़ रही थी आवाज़ें, परंतु हिलने या जवाब देने की स्थिति में वो नहीं था। या यूं कह लो, वो ऐसी बेहोशी में था कि बातें सुन सकता था परंतु हिल बोल नहीं सकता था। ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का RDX सीरीज़ का उपन्यास ऑपरेशन टू किल, जो आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तुम लोगों से फुटपाथ पर डाल गए, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि 2 मिनट बाद ही वहाँ से निकलती पुलिस का पेट्रोल कार की नज़र उस पर पड़ गई। पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल में दाखिल करा दिया। इस तरह मन्नू बच गया। बाद में उसने पुलिस को यही बताया कि 2 लोगों ने उसे लूटने की कोशिश की और गोली मारी। बाकी मामले के बारे में मुंह बंद रखा। खोलता तो पुनः FIA के हाथों में पड़ जाता। हैरानी है कि मन्नू जिंदा है। जैनी बेचैन थी। तो अब तुम दोनों क्या करने जा रहे हो? हम इंडिया से निकल जाना चाहते हैं, परंतु हमारे पास पैसा नहीं था। इसी कारण हमने ऑपरेशन टू किल की जानकारी अखबार को बेचकर 3 लाख रुपए हासिल किए। एजेंट हमारे कागजात तैयार करने लगा था। 3-4 दिन में हम निकल जाएंगे। ऑपरेशन टू किल का खुलासा मन्नू ने लिखा? हाँ, तभी तो मैं बच गई। मन्नू तुम्हारे साथ ही रहता है? नहीं, यहाँ रहेगा तो FIA की नज़र में आ जाएगा, वो उसे मार देंगे। कहाँ है वो? छुपा हुआ है कहीं। किधर? जैनी ने होठ भींच लिए। मैं मन्नू से मिलना चाहता हूँ। क्या ज़रूरत है? जैनी के होठों से निकला। मुझे ज़रूरत है, बोलो कहाँ है? तुम मेरे साथ चलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं साथ नहीं जा सकती। FIA वालों का कोई भरोसा नहीं कि वो कहाँ मिल जाए। मैं मन्नू को खतरे में नहीं डालना चाहती। जैनी ने परेशान स्वर में कहा। हम पागल हो गए इस मामले में फंसकर। ऑपरेशन टू किल का मामला 8 साल से दबा पड़ा था।
मन्नू की गलती की वजह से ही सब कुछ फिर शुरू हुआ। जेनी ने आंखें बंद कर ली। तुमने अभी कहा कि तुम सब मेरी वजह से मुसीबत में फंसे हो। हाँ, ऑपरेशन टू किल के इंचार्ज तुम ही थे, इसलिए तुम लोगों ने अपना गुस्सा मेरे परिवार पर उतार दिया। क्या? जेनी चूंकि क्या हमने तुम्हारे परिवार को मारा है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? पागल हो तुम, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? अपना गुस्सा उतारने के लिए ये बातें मत करो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो खुद अपने को बचाने में लगे हैं। तुम और मन्नू फिर कहाँ से मिले? इत्तेफाक से एक बाजार में आमने सामने पड़ गए। जैनी परेशान दिख रही थी, पसीने की वजह से उसका चेहरा गीला हो रहा था। मन्नू को फ़ोन करो, उसे कहो कि मैं आ रहा हूँ और उससे बात करना चाहता हूँ। जैनी ने फ़ोन उठाया, मन्नू से बात की। तुली तुमसे मिलने आ रहा है मन्नू। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे बस में कुछ नहीं, उसे बताना पड़ा कि तुम जिंदा हो। अब वो एफआईए में नहीं है, वो खुद से भागा फिर रहा है। उधर से मन्नू के गहरी सांस लेने की आवाज़ आई। उससे मिल लेना। ठीक है, लेकिन हमारा किसी से ना मिलना ही बेहतर है। तुली हमारी मजबूरी बन गया है। जैनी ने तुली पर निगाह मारी। तुम्हारे पास आएगा, वहीं रहना। कहने के साथ ही जैनी ने फ़ोन बंद किया और तुली को देखा। अब बताओ कि मन्नू किधर है? दीवान पुनः उस कमरे में पहुंचा जहाँ भसीन था। मदन लाल भसीन के पास ही जमा हुआ था। दीवान ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। ये बात तुमने मुझसे कही? वसीम ने अजीब सी निगाहों से दीवान को देखा। तुमने कहा कि ऑपरेशन टुकल के बारे में तुम्हें जैनी ने। हाँ, जैनी ने ही बताया। क्या गलत कहा मैंने? वो सारी लिखित जानकारी भी तुम्ही ने जैनी को दी? वो सारी लिखित जैनी की नहीं है। जैनी कहती है कि तुम्हें नहीं जानती। बकवास करती है वो, वसीम ने तीखे स्वर में कहा। उसी ने तो मुझे सब कुछ बताया है। वो इनकार करती है, झूठ बोलती है वो। तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो झूठ बोलकर। इस तरह तुम बचने वाले नहीं। मैं सच। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें सारी जानकारी तुली ने दी है? दीवान सख्त स्वर में बोला। तुली? नहीं, तुली ने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम तुली के संपर्क में थे। तुली तुमसे मिलने ही ओपन मॉल में पहुंचा था। उससे पहले मैंने तुली को देखा तक नहीं था। उसका फ़ोन मेरे ऑफिस में आया और मुझसे बात करने के लिए उसने मुझे ओपन मॉल में बुलाया। वहीं पर मैं तुली से मिला, परंतु वहाँ एफआईए के एजेंट होने की वजह से ठीक से उससे मिल नहीं पाया। मैं तुली को इतना ही जानता हूँ कि वो ऑपरेशन टू किल का इंचार्ज था। ऑपरेशन टू किल की जानकारी मुझे जैनी ने दी। उसे 3 लाख रुपए दिए। चाहो तो ये बात मेरे अखबार के मालिक से पूछ लो। और कौन मिला जैनी से सौदे के वक्त? सिर्फ मैं ही मिला। जैनी ने इनकार कर दिया था कि वो किसी और के सामने नहीं आएगी। उसने अखबार के दफ्तर फ़ोन किया था कि वो किसी सीनियर क्राइम रिपोर्टर से मिलना चाहती है। इस तरह मेरी उससे बात हुई। तब उसने मुझसे कहा कि उसके पास ऑपरेशन टू किल नाम के एफआईए के ऑपरेशन की पूरी जानकारी है। इस जानकारी को अखबार में ज़रूर छापना चाहेगी। मेरे कहने पर उसने जानकारी की एक दो बातें बताई तो मुझे लगा कि ये खबर हमारे अखबार को खरीद लेनी चाहिए, और ख़रीदी भी। अब जैनी कैसे कह सकती है कि उसने खबर नहीं बेची या वो इस मामले में नहीं है? 3 लाख उसे दे दिया गया? वो तो उसने पहले लिया, बाद में उसने खबर दी। 500 के नोटों की 6 गड्डियाँ थीं। आज सुबह हुआ ये सौदा। बिल्कुल, लेकिन उसके पास ये पैसा नहीं मिला, तलाशी में। वसीन ने एकाएक सख्त नज़रों से दीवान को देखा। मेरी बात पर विश्वास करो, जैनी इस काम में अकेली नहीं है। और भी है जिसने ऑपरेशन टुकल के बारे में कागज़ों का ब्यौरा लिखा। पैसे भी उसके पास होंगे। क्या तुम्हें जैनी की बातों से ऐसा लगा कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, परंतु कागज़ों की लिखाई ना मिलना, पैसे उसके पास ना होना, यही साबित करता है। एक बात अपने दिमाग में लिख लो कि तुम बच नहीं सकते। दीवान ने कठोर स्वर में कहा। तुमने कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। ज़रूर कहा था। वो बात तब लागू होती है जब तुम सच बोलो। तुम्हारी कही कोई बात सत्य साबित नहीं हो रही। मैं सच हूँ, जैनी झूठी है। दीवान ने कुछ नहीं कहा और पलटकर बाहर निकल गया। तनाव में भसीन ने मदन लाल को देखकर कहा, तुम सब पागल हो। जैनी ने ही मेरे साथ ऑपरेशन टू किल का सौदा किया था। मैंने उसे 3 लाख दिए। जवाब में मदन लाल मुस्कुरा पड़ा। अगला दृश्य। कपूर एक ऐसे कमरे में था जहाँ सामने दीवार पर 6 फीट चौड़ी और 4 फीट लंबी स्क्रीन लगी हुई थी। स्क्रीन पर उसी कमरे के दृश्य नज़र आ रहा था। वो वहाँ की बातें सुन रहा था। जब दीवान बाहर निकला तो उसने रिमोट से स्क्रीन ऑफ की और पास रखे फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। तभी दीवान ने भीतर प्रवेश किया। उसे फ़ोन पर लगा देखकर सिगरेट सुलगाने में व्यस्त हो गया। कपूर ने नारंग से बात की। किसी को अपने साथ लो और खार पहुँचो। जैनी का पता है वो कहाँ रह रही है? कपूर दीवान पर नज़र मारकर बोला। पता है। उधर से नारंग की आवाज़ आई। जैनी को यहाँ ले आओ। कहकर कपूर ने रिसीवर रखा और दीवान की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है कि भसीन और जैनी में से कौन सच बोल रहा है? दीवान ने कश लेकर पूछा। भसीन सच्चा है। मुझे भी ऐसा लगता है, दीवान ने सिर हिलाकर कहा। देउल नहीं आया? वो आ रहा है, कभी भी पहुंच सकता है। तुली की कोई खबर? अभी नहीं, परंतु जल्दी खबर मिलेगी। हमारे 50 से ऊपर एजेंट तुली की तलाश में लग चुके हैं। उन्हें इस बात का ऑर्डर भी दे दिया गया है कि वो देखते ही तुली को शूट भी कर दें। मेरे ख्याल में उन्हें तुली पर नज़र रखने को कहो। देउल ही तुली को संभालेगा। पहले देउल से बात कर लें, फिर निर्देश बदल देंगे।
अगला दृश्य। तुली ऐसी जगह पहुंचा जहाँ झोपड़पट्टी की दुनिया बसी थी। टैक्सी उसने पहले ही छोड़ दी थी। पैदल ही वो झोपड़पट्टी की गलियों में प्रवेश कर गया। तंग भिड़े रास्ते थे, कहीं कहीं रास्ता खुला था। 10 मिनट उन रास्तों में भटकने के पश्चात तुली एक गली के छोटे मकान पर ठिठका। वो 25 गज का पक्का मकान था। उसके ऊपर भी मंजिल के नाम पर कमरा डाल रखा था। बाहर से ही 1.5 फीट चौड़ी सीढ़ी ऊपर जा रही थी, जिस पर से एक आदमी ही एक बार में कठिनता से चढ़ सकता था। तुली ने सीढ़ियाँ चढ़ी। पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां बने कमरे का दरवाज़ा बंद था। तुली ने दरवाज़ा थपथपाया। कौन? भीतर से आवाज़ आई। तुली ने पहचाना कि वो मन्नू की आवाज़ है। तुली अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। मन्नू पहले से कमज़ोर दिखा, चेहरे पर परेशानी थी। तुली भीतर प्रवेश कर गया। मन्नू ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे में एक फोल्डिंग बेड और 2 कुर्सियाँ थी। तुली एक कुर्सी पर जा बैठा, मन्नू को देखा। मन्नू दरवाजे के पास खड़ा उसे व्याकुल नज़रों से देख रहा था। तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई, तुली ने मुस्कुरा कर कहा। मन्नू ने कुछ नहीं कहा। बैठ जाओ। तुली कुर्सी पर आ बैठा, बेचैनी से पहलू बदला। जैनी ने बताया कि तुम कैसे जिंदा बचे। जैनी को इस बारे में मुंह बंद रखना चाहिए था, मन्नू ने धीमे स्वर में कहा। उसे बताना पड़ा, वो मेरी बातों में फंसकर सब कुछ कह गई। तुली बोला। क्या चाहिए मुझसे? मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मेरे परिवार की जान क्यों ली। मैंने ली? हाँ। मेरी वजह से ही तुम इस मामले में फंसे, तो मेरे परिवार को मारकर तुमने बदला लिया। जैनी ने मुझे सब बता। बकवास, मन्नू फट पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या जैनी झूठ बोलती है? वो कुछ भी नहीं बोलती। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात तुम तुक्के के तौर पर कह रहे हो। मैं तुक्का नहीं मार। चालाक मत बनो तुली। अपने परिवार की मौत का इल्ज़ाम मेरे सिर पर डालने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं माना, बल्कि मैंने तो सुना था कि एफआईआर ने तुम्हें भी मार दिया। किससे सुना? जैनी ने बताया। जैनी को एफआईआर ने बताया था। मुझे तुम्हारे परिवार की मौत का बड़ा दुख है, लेकिन लेकिन क्या? सुना है तुम्हारा बेटा बच गया। बंटी? तुली के होंठ बिछ गए। लेकिन वो घटना के वक्त से गायब है। क्या उसे भी मार दिया गया या अपहरण किया गया? नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है कि ये काम एफआईए नहीं कर सकती? कर सकती है। तो एफआईए से पूछो अपने परिवार के बारे में। उनके पास कोई वजह है तुम्हारे परिवार को मारने की? यही वजह है कि कहीं मैंने ऑपरेशन डुगल के बारे में अपने परिवार को ना बता दिया हो, और परिवार वाले इस बात को अखबार या टीवी वालों को ना बता दें। तुली ने गंभीर स्वर में कहा। मन्नू ने तुली को देखा, फिर सिर हिलाकर क्या उठा। मुझे ये वजह जायज़ नहीं लगती। गलत क्या है इसमें? ऐसे में एफआईए तुम्हारी पत्नी को मारती, बच्चों की जान नहीं लेती। 2 लड़के, एक लड़की थी तुम्हारी। इसमें तुम्हारे बच्चों को गोलियों से भून दिया गया। तीसरा बंटी भी ना बचता अगर वो उस वक्त पड़ोस में ना खेल रहा होता। मुझे नहीं लगता कि ये काम एफआईए ने किया होगा। कहते हुए मन्नू ने इनकार में सिर हिलाया। तुली की निगाह मन्नू पर ही रही। कुछ चुप्पी सी उभरी रही वहाँ। तुम्हें बंटी को ढूंढना चाहिए। मन्नू क्या उठा। कहाँ ढूंढूं? मन्नू ने कुछ नहीं कहा। जब तक ये नहीं पता चलेगा कि मेरे परिवार को किसने मारा, बंटी को ढूंढने का काम शुरू नहीं कर सकता। अगर बंटी जिंदा है तो उन्हीं लोगों के पास होगा जिन्होंने मेरे परिवार को मारा होगा। मेरे ख्याल में तो एफआईए ने भी ये जानने की चेष्टा की होगी कि तुम्हारे परिवार को किसने मारा। क्या पता वो जान गई हो। तुली की आंखें सिकुड़ी। मुझे क्या पता, ये बात तो एफआईए से पूछो। एफआईए वाले कहते हैं कि उन्होंने मेरे परिवार को नहीं मारा। तुली ने होठ बीच कर कहा। मुझे तो वो ठीक कहते लगते हैं। वो मारते तो तुम्हारी बताई वजह के तहत तुम्हारी पत्नी को ही मारते, बच्चों को नहीं। तुली होठ बीचे मन्नू को देखता रहा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। मैं एफआईए से सुरक्षित हूँ यहाँ पर। तुम्हारे पीछे कोई मुझ तक ना आ जाए। पहले तुम सुरक्षित थे, अब शायद नहीं, तुली बोला। क्या मतलब? तुमने और जैनी ने आज सुबह नया भारत अखबार के रिपोर्टर भसीन से सौदा किया। ऑपरेशन की जानकारी के बदले 3 लाख लिए, ताकि इंडिया से जाने की तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो सके। तुम्हें कैसे पता? जैनी ने बताया। भसीन ने। मैं उससे मिला था और उसने तुम्हें बता दिया। बताना पड़ा। उससे जैनी मिली थी। मेरे बारे में रिपोर्टर इतना ही जानता है कि मैं मर चुका हूँ। वो रिपोर्टर भसीन एफआईआर के कब्जे में पहुँच गया है। ओह। मैंने उसे बचाने की पूरी चेष्टा की, परंतु उसकी किस्मत ख़राब थी। उसने एफआईआर को बता दिया है कि जैनी ने उसे ऑपरेशन टुकिल की जानकारी दी है। लिखाई का मिलान करके एफआईआर एजेंट जैनी के पास आया, परंतु लिखाई न मिलने की वजह से वो जैनी को वहीं छोड़कर वापस चला गया। इससे ये मत सोचना कि जैनी बच गई। एफआईआर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। एफआईआर की निगाह पुनः जैनी पर टिक चुकी है। वो सच झूठ का पता लगा लेगी। जैनी को खतरे में समझो। मन्नू और भी ज़्यादा परेशान हो उठा। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें सच्चाई बताई है। फिर तो जैनी को वहाँ से निकल जाना चाहिए। मन्नू ने थाम रखा फ़ोन उठाते हुए कहा। बेहतर यही होगा। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नंबर मिला तो मन्नू क्या उठा। जैनी को कहो वहाँ से निकल जाए। हो सके तो जैनी को यहीं बुला लो। यहाँ नहीं बुला सकता, फ़ोन में व्यस्त मन्नू बोला। क्यों? ये झोपड़पट्टी का इलाका है। जैनी जैसी खूबसूरत युवती यहाँ रहेगी तो लोगों को शक की नज़रों से। दूसरी तरफ बैल हुई और किसी व्यक्ति की आवाज़ मन्नू के कानों में पड़ी।
हेलो। मन्नू के होंठ बिछ गए। तुली की निगाह मन्नू पर थी। मन्नू ने तुली को फ़ोन दिया तो तुली ने फ़ोन कान से लगाया। हेलो। तुली के कानों में आवाज़ पड़ी तो तुली ने तुरंत फ़ोन बंद कर दिया। ये एफआईए का एजेंट नारंग है। मेरे ख्याल में वो लोग जैनी को लेने आ गए। ओह, मन्नू का चेहरा फक पड़ गया। अब ये बात जैनी पर है कि वो कितना मुंह खोलती है। तुम्हारे बारे में बताती है या नहीं? कहने के साथ ही तुली उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ, हमें अपनी मुसीबतों से खुद लड़ना है। अब मैं क्या करूँ? मन्नू हक्का बक्का के उठा। तुली बाहर निकलता चला गया। शाम हो चुकी थी। अगला दृश्य। जैनी को उस कमरे में ले जाया गया जहाँ भसीन था। साथ में दीवान था। मदन लाल पहले से ही वहाँ मौजूद था। जैनी को देखते ही भसीन कुर्सी से उठता तेज स्वर में क्या उठा। ओह जैनी, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तो मैंने बताओ कि ऑपरेशन टुकिल की जानकारी तुमने मुझे भेजी है। जैनी ने अजनबी निगाहों से उसे घूरा, फिर दीवान को देखा। ये सब क्या हो रहा है? जैनी ने दीवान से कहा। तुम इसे नहीं जानती? दीवान बोला। नहीं, पहली बार देखा मैंने इसे। फिर वह भसीन से बोली। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्या? भसीन हैरानी से बोला। हम आज सुबह तो मिले थे। फ़ोन पर हमने कई बार बातें की। और जैनी दीवान को देखते क्या उठी। तुम लोग मुझे किस बात में फंसा रहे हो? जैनी का सर तेज़ हो गया। हमने तुम्हें वार्निंग दी थी कि ऑपरेशन टुकिल के बारे में अपना मुंह बंदी तो रखा है मैंने। किसी से मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे बताया। आज सुबह 1 घंटा बातें करते रहे। भसीन तेज स्वर में क्या उठा। सुना तुमने ये? मैं इसे नहीं जानती और मुझे जानने का दावा कर रहा है। तुम जानते हो, तुम चाहते हो कि मैं इसकी हाँ में हाँ मिलाऊं। मेरे घर पर भी तुम्हारा एजेंट मेरी हैंडराइटिंग मिलवाने आ गया। पता नहीं क्या चक्कर है ये। तुम इससे क्यों नहीं पूछते कि पूछा है? ये तो मैं जानता और तुमने इसे ऑपरेशन टुकिल की जानकारी बेची है। ये झूठ कह रहा है। जैनी का चेहरा गुस्से से भर उठा। हमें पूरा यकीन है कि तुम्हारे साथ इस काम में कोई और भी है। कौन? हड़बड़ा उठी जैनी। यही तो तुमसे जानना है। ऑपरेशन टुकिल की रिपोर्ट उसी ने कागज़ों पर लिखी है। तभी तो तुम्हारी लिखाई नहीं मिली। तुम लोग ज़बरदस्ती मुझ पर इल्ज़ाम थोप रहे हो। दीवान ने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और जेनी को दिखाया। ये तुम्हारा है? हाँ। जब तुम्हारे कमरे से तुम्हें लेकर चलने लगे तो किसका फ़ोन आया तुम्हें? हमारे एजेंटों ने कॉल रिसीव की, परंतु वो बोला नहीं। होगा कोई। हम पता कर सकते हैं वो कौन है। पता करेंगे भी, क्योंकि उसका नंबर तुम्हें फ़ोन के रिसीव्ड कॉल के इंडेक्स में आ चुका है। जैनी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। मैं इसे नहीं जानती। जैनी ने भसीन की तरफ इशारा करके कहा। ये जानती है मुझे, झूठ बोल रही है। भसीन चीख करके उठा। बकवास बंद करो। जैनी गुस्से से गुर्रा उठी। तुम आज सुबह ही मुझसे मिली और मैंने तुम्हें उससे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, कहते हो कि मैंने तुमसे सुबह मुलाकात की। दीवान ने हौले से सिर हिलाया। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुली आज मेरे कमरे में आया था। जैनी ने दीवान से कहा। कब? दीवान सतर्क हुआ। जब तुम्हारा आदमी लिखाई मिलाने आया था उसके जाते ही। मैंने तुली को तुम्हारा पता बताया था। वो ज़रूर आया होगा। भसीन जल्दी से बोला। तुम हर खूबसूरत लड़की का पता नोट करके रखते हो। जैनी ने खा जाने वाले स्वर में कहा। तुम्ही ने तो मुझे अपना पता बताया। तुम पागल हो। कुछ देर बाद कहोगी कि मैंने तुम्हारे सामने कपड़े भी उतारे। नहीं, कपड़े नहीं उतारे। जैनी खा जाने वाली निगाहों से भसीन को देखती रही। तुम मान तुम मान क्यों नहीं जाती कि? भसीन ने कहना चाहा। इस पागल के सामने से मुझे हटा दो। जैनी ने गुस्से से दीवान से कहा। मैं अभी तक नहीं समझी कि मामला क्या है, और ये झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। मैं इसका सिर फोड़ दूंगी कुर्सी से। दीवान ने जैनी की बाँह पकड़ी और कमरे से बाहर निकल गया। भसीन परेशान स्वर में मदन लाल से कह उठा। ये लड़की कितनी झूठी है। मुझे तो वो सच्ची लगी। मदन लाल बोला। सच्ची लगी? 100%। तुम झूठ बोल रहे हो। बेहतर होगा कि मुझे बता दो किसने तुम्हें ऑपरेशन टुकिल की जानकारी बेची। इसी जैनी ने बेची है। भसीन गुस्से में बोला। परंतु वो तो तुम्हें पहचानने से ही इनकार कर रही है। इसलिए कि उसने हाँ कहा तो तुम लोग उसकी गर्दन काट दोगे। वो हाँ क्यों कहेगी? उन कागज़ों की लिखाई भी जैनी की लिखाई से नहीं मिल रही। मदन लाल ने कहा। ज़रूर का कोई साथी होगा। मुझे तो नहीं लगता। मदन लाल बोला। भसीन उसे देखते हुए दांत पीस कर रह गया। अगला दृश्य। दीवान जैनी को लेकर एक अलग कमरे में पहुंचा। बैठो। दीवान ने कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा। तो तुली तुम्हारे पास आया? हाँ। जैनी कुर्सी पर बैठ गई। क्यों आया? वो अपने परिवार के हत्यारों के बारे में जानना चाहता था। उसने सोचा शायद मुझे पता हो। तुम्हें क्या पता है? मुझे कुछ भी नहीं पता। वो अपने बेटे की तलाश में भी है, जो उस दिन गोलियों से बच गया परंतु लापता हो गया। तभी कपूर ने कमरे में प्रवेश किया। और क्या कह रहा था वो? यही बात की। जब उसे लगा कि मैं उसे कुछ नहीं बता सकती तो वो चला गया। दीवान ने सिगरेट सुलगाई। ये लड़की बहुत चालाक है, कपूर ने कहा। असल बात से ध्यान हटाने के लिए ये तुली की बातें ले बैठी। तुम कैसे जानते हो कि हमने क्या बातें की? जैनी ने तीखे स्वर में कहा। मैं सब देख सुन रहा था। जैनी माथे पर बल डाले कपूर को देखती रही। तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारी बातों में आ जाएंगे कि तुम भसीन को नहीं जानती? तुमने जानकारी नहीं बेची। इस मामले में भसीन सच कह रहा हो, तुम झूठी हो। मैंने तुम्हारे चेहरे के झूठे भावों को पकड़ा है। मुझे पता है कपूर की ये झूठ बोल रही है। मैं सच के
खामोश रहो, दीवान ने कठोर स्वर में कहा। तुम हमारे सामने बच्ची हो। जैनी भीतर ही भीतर कसमसाकर रह गई। तभी कपूर का फ़ोन बजा। हेलो, कपूर ने बात की। मैं आ गया हूँ। हम आ रहे हैं, कपूर ने कहा। फ़ोन बंद करके दीवान से कहा, देवला पहुँचा है। तुम अच्छी तरह सुन लो कि तुम्हें मानना होगा कि तुमने भसीन को जानकारी भेजी ऑपरेशन टू किल के बारे में। यही सच है। हमें यह भी बताना कि तुम्हारे साथ इस मामले में कौन है। सोच लो, हम तुमसे जल्दी ही बात करेंगे। अगर तुमने अपना मुंह बंद रखा तो तुम्हारा जो भी बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। कपूर और दीवान बाहर निकले, दरवाज़ा बाहर से बंद किया और गैलरी में आगे बढ़ गए। कपूर, दीवान बोला, तुली अपने परिवार के हत्यारे की तलाश में तेजी दिखा रहा है। वो रुकने वालों में से नहीं है, कपूर ने गंभीर स्वर में कहा। उसे अपने बेटे की तलाश है। वो उसे ढूंढ के रहेगा। कपूर के होंठ सिकुड़े। तुली कभी हमारे एजेंटों की नज़रों में आ सकता है। वो कभी भी मारा जा सकता है। कुछ भी हो सकता है। हमारे एजेंट भी मारे जा सकते हैं, लेकिन तुली बचेगा नहीं, दीवान ने कठोर स्वर में कहा। तुम तुली के पीछे हाथ धोकर पड़े हो दीवान। उसका मरना ज़रूरी है। उसने सीआईए का हाथ थाम लिया था। उसका दोबारा इंडिया लौटना उलझन पैदा करता है। चलते चलते दीवान ने कपूर पर निगाह मारी। जबकि अमेरिकन सरकार तुली को ऑपरेशन टू किल का गवाह बनाकर इंडिया के सामने पेश करेगी। ऐसे में तुली का इंडिया में नजर आना और अपने परिवार के हत्यारों को ढूंढना, सीआईए ने उसे आज़ाद कैसे छोड़ दिया? बात तो सोचने वाली है ही। हमें इस बारे में पता करना चाहिए कि वक्त बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। देओल तुली को ख़त्म कर देगा तो सारा मामला झाग की तरह बैठ जाएगा। अगला दृश्य। देओल, 45 बरस का, 6.25 फीट का गठे शरीर का मालिक, चेहरा आकर्षक, सिर के बाल छोटे जो कि काले सफ़ेद मिक्स थे, होंठों पर छोटी मूछें, आंखों की कठोरता और पैनापन हर वक्त दिखता था। एफआईए का हत्यारा था वो। एफआईए के जाने कितने मिशन उसने जान पर खेल कर पूरे किए थे। कई मिशन तो उसने और तुली ने एक साथ पूरे किए थे। वो खतरनाक था। देओल कुर्सी पर बैठा था कि कपूर और दीवान ने भीतर प्रवेश किया। देओल ने गर्दन घुमाकर दोनों को देखा। तुमने आने में वक्त लगा दिया देओल। दीवान कुर्सी पर बैठता क्या उठा। क्या मुझे किसी मिशन पर भेजा जा रहा है? देओल ने शांत स्वर में कहा। मामूली सा मिशन है तुम्हारे लिए, दीवान ने सिर हिलाकर कहा। तुली को ख़त्म करना है। देओल के माथे पर बल पड़े। कपूर की निगाह देओल पर थी। तुली को? मैंने तो सुना है कि उसे 7-11 ने मार दिया था। 7-11 ने काम ठीक से पूरा नहीं किया। हैरानी है कि वो काम पूरा नहीं कर सका। तुली आज मुंबई में दिखा, एफआईए के एजेंटों के सामने पड़ा। उसने पवन सिंह और राजीव खान की टांग में गोलियां मारी। दीवान कपूर की नज़रें मिली। तुली को क्यों मारा जा रहा है ये तो मैं नहीं बताया जा सकता, दीवान बोला। तुम्हें तुली को मारने का काम दिया जा रहा है, कोई एतराज़ है तो कहो। मेरे एतराज़ की परवाह कौन करेगा? ठीक कहा, काम तो काम है। दीवान ने सिर हिलाकर उसे देखा। तुली है कहाँ? नहीं जानते। खबर है कि आखिरी बार वो जैनी से मिला। मैं तुम्हें जैनी के बारे में बताता। मैं जानता हूँ जैनी के बारे में। तो तुम सारे मामले को जानते हो? हाँ, कहते हुए देओल उठ खड़ा हुआ। तो पूछा क्यों नहीं? तो पूछा क्यों कि तुली को क्यों मारा जा रहा? यूं ही पूछा। दीवान, मेरे से फालतू के सवाल मत करो। नहीं करता। इतना जान लो कि तुली एफआईओ को अपने परिवार का हत्यारा समझ रहा, जबकि हमने ये काम नहीं किया। तो किसने किया है? हमने ये जानने की कोशिश की, परंतु मालूम नहीं हो सका। पुलिस भी नाकाम रही। उसका बेटा जो बच गया, देखा गया? नहीं जानते कि वो कहाँ है, दीवान ने इनकार में सिर हिलाया। एफआईए ने तुली को मारने की चेष्टा की, परंतु वो बच गया। उसके बाद किसी ने उसके परिवार को गोलियों से भून दिया। इस तरह तो उसका सोचना सही है कि एफआईए ने उसके परिवार को मारा। हमने नहीं मारा। तुली को इस बात का विश्वास दिलाना कठिन। दीवान के शब्द अधूरे रह गए। उसका मोबाइल बजने लगा। दीवान ने स्क्रीन पर चमक रहा नंबर देखा, परंतु वो नंबर उसके लिए अजनबी था। उसने कॉलिंग स्विच दबाकर बात की। हेलो, दीवान। उसके कानों में तुली का सर पड़ा। तुली? दीवान के होठों से निकला। देओल के होंठ सिकुड़ गए। कपूर चौंका। कैसे हो दीवान? तुम? दीवान ने गहरी सांस ली। कहाँ हो? तुमने बहुत गलत किया दीवान। तुली का कठोर सर कानों में पड़ रहा था। तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए था। मेरे परिवार को भी नहीं मारना चाहिए था। गलती पर गलती करते रहे। हमने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा। मैं कैसे मान लूँ? तुली की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम्हें एफआईए का भरोसा करना चाहिए। एफआईए का भरोसा मैं नहीं करूँगा। मुझे एफआईए ने धोखा दिया। एफआईए ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम लोगों ने मुझे ख़त्म करने की कोशिश, क्योंकि तुमने सीआईए का हाथ थाम लिया, और बाद में पहले तुमने मुझे मारने की चेष्टा की थी। याद ना हो तो याद कराऊं दीवान? दीवान ने होठ भींच लिए। जवाब दो। देश के हित में ऐसा करना ज़रूरी था। तुम्हारा मतलब कि पहले एफआईए का एजेंट एफआईए के लिए मिशन पूरा करे, उसके मतलब के बाद एजेंट को इसलिए ख़त्म करने की चेष्टा की जाए कि कहीं सीआईए उसे पकड़कर उसके मुंह से मिशन की सच्चाई न निकलवा ले। यह सारा कहर मुझ पर ही क्यों? राघव तो अभी भी आज़ाद है, तीरथ भी जिंदा घूम रहा है। फिर मैं ही क्यों? मुझे क्यों मारना चाहती है एफआईए? अगर तुमने सीआईए का हाथ ना थामा होता तो तुम्हें ख़त्म करने का हमारा इरादा बदल चुका होता। दीवान गंभीर था। तुमने मुझे मारने की कोशिश ना की होती तो सीआईए के बारे में सोचता भी नहीं। अब तुम्हारी किस्मत में मरना ही लिखा है। मेरा सीआईए से कोई वास्ता नहीं है।
तुमने अपना झूठ सुनाने के लिए फ़ोन किया है क्या? बूस्टर में तुम सीआईए के घेरे में ही रहे थे। ज़रूर, परंतु जिस दिन मुझे ख़त्म करने के लिए एफआईए ने हमला किया तो मैं वहाँ से निकल भागा। उसके बाद से मैं सीआईए के पास नहीं गया। मैंने सीआईए को कुछ नहीं बताया। सीआईए तो ये भी नहीं जानती कि मैं ज़िंदा हूँ। तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मत करो। हो सकता है सीआईए ने ही तुम्हें किसी चाल के तहत इंडिया भेजा हो। तुम ऐसे ही सोचोगे, मुझे परवाह नहीं। ये बताओ कि मेरा बेटा बंटी कहाँ है? मैं नहीं जानता। अगर एफआईए मेरे परिवार अगर एफआईए मेरे परिवार को नहीं मारती तो एफआईए ने उन हत्यारों को ढूंढा होगा। हाँ, परंतु वो नहीं मिले। क्या मैं तुम्हारी बकवास पर यकीन कर लूँ? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तभी देओल ने इशारे से दीवान से फ़ोन मांगा। तुम मुझसे चालाकी कर रहे हो दीवान, जबकि मैं एफआईए का दुश्मन नहीं। मुझे दुश्मन मत बनाओ। मेरा नहीं तो किसकी बात का यकीन करोगे? दीवान ने कहा। देओल की बात मानोगे? देओल तुम्हारे पास है। लो बात करो। क्या कर दीवान ने देओल को फ़ोन दिया। तुली, मैं हूँ देओल। देओल शांत स्वर में बोला। ओह, तुम्हारी आवाज़ बहुत देर से सुनी। कहाँ है तू? देओल ने पूछा। नहीं बता सकता। तुझे मुझ पर भरोसा करना चाहिए। हमने कई बार एक साथ काम किया है। वो अच्छे दिन थे। तुली ने उधर से कहा। ये बुरे दिन चल रहे हैं। मेरे से मिलेगा? नहीं। क्यों? सब पर से भरोसा उठ गया है। ठीक है, मैं तेरे को एक काम की बात बताता हूँ। बोल। अगर तेरा बंटी जिंदा है और किसी ने उसे कैद कर रखा है तो वो जानता है कि तू जिंदा है, और वो जो भी है ज़रूर तेरे से बात करेगा। उसने तुम्हारे बेटे को यूं ही तो नहीं पकड़ रखा। मेरे ख्याल में वो जिंदा है। अभी उसकी लाश नहीं मिली। ओह, ये बात मैं क्यों नहीं सोच सका। जिसके पास तेरा बेटा वो तेरे से बात करे, इसके लिए ज़रूरी है कि तू खुले में आ जाए। तेरी बात ठीक है, लेकिन खुले में आने का मतलब है कि एफआईए द्वारा मेरी हत्या हो जाना। ये खतरा तो रहेगा ही। एफआईए तुझे मार के रहेगी। मेरा सीआईए से कोई वास्ता नहीं है। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तेरा सीआईए से मिलना ही तो गजब ढा गया। जो भी हो, तेरे को सीआईए से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था। तुली की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। अपने बेटे की तलाश करना चाहता है तो खुले में आना ही पड़ेगा। जानता है मुझे क्या लग रहा है मुझे क्या लगता है? क्या? तेरे परिवार को मारे ही इसलिए क्या है कि तू सामने आए। एफआईए तो तुझे मारा समझ बैठी थी, परंतु कोई था जो ये जानता था कि तू मारा नहीं जा सका। ऐसे में तेरे परिवार को मारा गया कि तू सामने आ जाए। ये बता, तू सामने कैसे और क्यों आया? अपने परिवार की मौत की खबर सुनकर ही मैं इंडिया पहुंचा। अब तो ही समझ ले कि असल मामला क्या है। उधर से तुली ने फ़ोन बंद कर दिया। देओल ने फ़ोन कान से हटा दिया और टेबल पर रखा। दीवान देओल को घूर रहा था। क्या बात है? देओल बोला। तुम बहुत दिल से तुली को सलाह दे रहे थे? दीवान कड़वे स्वर में बोला। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ कि ये दुश्मन को एहसास मत होने दो कि हम उसका बुरा सोच रहे हैं। दुश्मन तुली जैसा हो तो क्या तुम्हारी बातों में आएगा? कह नहीं सकता, लेकिन मैंने उसे इसलिए खुले में आने को कहा कि मेरा काम आसान हो जाए। देओल ने कहा। ये तो अच्छा है। एफआईए चाहती है कि तुम तुली को फ़ौरन ख़त्म करो। मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगा, देओल ने कहा और पलट कर बाहर निकल गया। दीवान तुम कपूर ने कहना चाहा कि फिर फ़ोन बजा। दीवान ने फ़ोन पर बात की। दूसरी तरफ 7-Eleven था। दीवान, पता चला तुली के सामने एफआईए के एजेंट पड़ गए थे। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुली के जहाँ भी होने की खबर मिले मुझे बताना। यह मामला तुम्हारे पास नहीं है। क्या मतलब? इस मामले को हम संभाल रहे हैं। यह नहीं हो सकता। यह हो रहा है, दीवान ने शांत स्वर में कहा। मैं इस मामले से पहले से जुड़ा। 7-Eleven, दीवान ने सब्र के साथ कहा। तुमने काम को ठीक से अंजाम नहीं दिया। तुली जिंदा बच गया था। यही तो मैंने जानना है कि वो जिंदा कैसे। तुली को मारना मामूली सा काम था तुम्हारे लिए। तुमने कहा कि वो मर गया, लेकिन वो जिंदा था। इसके बाद तुली को मारने का काम तुम्हें नहीं दिया जा सकता। जो एक बार चूक सकता है वो दूसरी बार भी। दीवान, ये काम मैंने अपने हाथों से नहीं किया था, किसी से करवाया था। करने वाले ने कहा कि तुली को ख़त्म कर दिया है। उन्होंने जल्दी सीआईए ने भी अमेरिका के अखबारों में घोषणा कर दी कि बूस्टर में एफआईए के एजेंट की लाश मिली। मेरी जगह कोई भी होता तो धोखा खा जाता। इसलिए तुमने किससे काम करवाया था? ये नहीं बता सकता। तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। मुझे मेरा काम मत सिखाओ। तुली का मामला तुम्हें नहीं दिया जा सकता 7-Eleven। मैं इस मामले से अब पीछे नहीं हट सकता। तो मैं रोकूंगा नहीं। जो करना चाहते हो बेशक करो। तुली की क्या खबर है? कोई खबर नहीं। हम भी उसे तलाश कर रहे हैं। दीवान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तुम्हें 7-Eleven से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। कपूर बोला। मैंने ठीक किया। 7-Eleven की वजह से हम एक बार धोखा खा चुके हैं। एफआईए के लिए ये बड़ी बात है। एफआईए जिसे ख़त्म कर दे वो बाद में ज़िंदा निकल आए। तुली को अब हम ही संभालेंगे। रात के 10 बज रहे थे। आरडीएस तीरथ के उस के ठिकाने पर मौजूद थे जहाँ तीरथ उन्हें तब लाया था जब रेस्टोरेंट पर मैं उन पर हमला हुआ और मन्नू को गोली लगी थी। एकांत में बना पुराना मकान था ये। तीरथ यहाँ पर कभी कभी ड्रग्स रखने का काम करता था, परंतु इस वक्त वहाँ ना कोई ड्रग्स थी ना आदमी। वो तीनों दोपहर के बाद ही यहाँ पहुँचे थे। खाने पीने का सामान भी लेते आए थे। वो जानते थे कि 7-Eleven को इस जगह के बारे में जानकारी नहीं थी। राघव और एक्स्ट्रा नींद लेने की तैयारी में थे, जबकि धर्मा विस्की का गिलास थामे घूंट भर रहा था। तुम्हें भी नींद तो लेनी चाहिए।
एक्स्ट्रा बोला। मैं 7-11 के बारे में सोच रहा हूँ, उससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। धर्मा ने उसे देखा। वो आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं, राघव ने कहा। तुम ठीक कहते हो, जब उसे पता चलेगा कि हमने तुली को मारने की अपेक्षा भगा दिया तो वो हमें ख़त्म करके ही रहेगा। पूरी एफआई हमारे पीछे डाल देगा। कल 7-11 का फ़ोन आएगा, कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा उसे। एक रास्ता है हमारे पास, एक्स्ट्रा बोला। क्या? ये बात अभी खुली नहीं कि हमने तुली को छोड़ दिया था। मेरे ख्याल से इस मामले में हमसे जुड़ा सिर्फ 7-11 ही है। तो 7-11 को ख़त्म कर दिया जाए तो मुसीबत हमसे दूर हो सकती है। आरडीएस की नज़रें मिली। शायद ये बात ठीक है, राघव ने कहा। 7-11 खतरनाक है, धर्मा बोला। खतरनाक तो हम भी हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे बारे में सिर्फ 7-11 ही जानता है? क्या पता है एफआईए भी जानती हो कि तुली को मारने के लिए बूस्टर में हम ही गए थे। ऐसे में तुली पर हाथ डाला तो मेरे ख्याल में ये बात तो हम 7-11 से भी जान सकते हैं, एक्स्ट्रा ने कहा। उसका फ़ोन आए तो ये बात मैं उसके मुंह से निकलवा लूँगा कि हमारे बारे में एफआईए कितना जानती है। कुछ देर खामोशी रही। राघव क्या उठा। क्या पता हम गलत सोच रहा हूँ, 7-11 को हमसे कोई और ही काम हो। आरडीएस की नज़रें मिली। 7-11 ने फ़ोन करके हमसे मिलने की इच्छा जताई है, ये नहीं बताया कि काम है। ये तो हम ही जानते हैं कि हमने तुली को ज़िंदा छोड़ दिया था। कहीं हमारे मन का चोरी है, मैं परेशान ना कर रहा हूँ। राघव पुनः क्या उठा। कल देखते हैं कि 7-11 हमसे क्या बात करता है, राघव ने कहा। धर्मा और एक्स्ट्रा ने कुछ नहीं कहा। तभी धर्मा का फ़ोन बजा। हेलो, धर्मा ने बात की। तुम लोग कल पक्का मुंबई पहुंच रहे हो? 7-11 का सर कानों में पड़ा था। हाँ, धर्मा फ़ौरन संभला। क्या तुम बताओगे कि तुम्हें हमसे क्या काम पड़ गया? कोई काम करवाना है, 7-11 की आवाज़ कानों में पड़ी। हम मुफ्त के काम नहीं, नोट मिलेंगे, काम की पूरी कीमत। ठीक है, कल मिलते हैं। सुबह 10 बजे हमें फ़ोन कर लेना, धर्मा ने कहा और फ़ोन बंद करके दोनों को देखता क्या उठा। वो कहता है कि वो हमसे कोई काम लेना चाहता है, काम की नोट देगा। ज़रूर यही बात होगी, राघव ने कहा। फिर भी हमें सतर्क रहना होगा। रात हम यहीं बिताएंगे। अगला दृश्य, न्यूयॉर्क, सीआईए का ऑफिस। माइक ने चीफ लैरी के कमरे में प्रवेश किया। क्या बात है चीफ? मैं 2 घंटे पहले ही फ्लोरिडा से लौटा हूँ। तुली की तलाश में मुझे फिर जाना। इंडिया से मुंबई स्थित अमेरिकन एम्बेसी से मैसेज आया कि तुली ने तुम्हें पूछने के लिए एम्बेसी में फ़ोन किया। क्या? माइक चौंका। तुली तुमसे तेज़ निकला। वो फ्लोरिडा से इंडिया पहुंच गया और तुम्हें हवा तक नहीं मिली, टॉम लैरी ने कहा। सच में वो तेज़ है? तुली ने मैसेज छोड़ा है कि वो तुमसे बात करना चाहता है और 2 दिन बाद वो फिर फ़ोन करेगा। तो मुझे इंडिया जाना होगा? अभी चल दो तो ठीक होगा, टॉम लैरी ने कहा। मैं जाता हूँ चीफ। माइक वहाँ से उठा और बाहर निकल गया। माइक सीधा अपने केबिन में पहुँचा, चेहरे पर सोच के भाव थे। माइक ने इंडिया स्थित अपने एजेंट को फ़ोन किया। जल्दी बात हो गई। मैं माइक। माइक, सब ठीक है रवि? हाँ माइक, कोई ख़ास बात है? मैंने तुम तीनों को तुली को ढूंढने का काम सौंपा था, माइक बोला। हम ढूंढ रहे, लगता है कि वो इंडिया नहीं पहुंचा, अमेरिका में ही था। फिर? वो इंडिया में। आज उसने एम्बेसी फ़ोन करके मुझसे मिलने की इच्छा जताई। ओह, तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, जबकि सीआईए की तरफ से मोटी तनख्वाह मिलती है। मैंने तुम लोगों को 2 महीने पहले खबर दे दी थी कि तुली जिंदा है और इंडिया में पहुंच सकता है। हमने काम किया माइक। मुझे तुली की खबर चाहिए, कल तक मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा। अब क्या वक्त हुआ है वांग? माइक ने पूछा। रात के 10 बजे। कल 10 बजे मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अमर और प्रशांत तुम्हारे पास ही हैं? हाँ, तुम आ जाओ, फिर हम बताएंगे कि हमने क्या किया। उधर से रवि ने कहा। माइक ने फ़ोन रख दिया। अगला दृश्य, तुली को देओल की बात जची थी कि वो खुलकर मैदान में आ जाए। उसके बेटे बंटी को जिसने भी अपनी कैद में रखा है वो उससे ज़रूर बात करेगा और बंटी को छोड़ने की कोई शर्त रखेगा। ऐसे में तुली ने सबसे पहला फ़ोन माइक के लिए अमेरिकन एम्बेसी में किया। वो जानता था कि एफआई उसे छोड़ने वाली नहीं, उसे तलाश कर रही होगी। इस पर भी खतरा मोल लेते हुए वो एक होटल में गया और अपने नाम से कमरा ले लिया। परंतु वो बेहद सतर्क था। मनी मन वो तय कर चुका था कि एफआईए की तरफ से जो भी सामने आएगा उसे मार देगा। दीवान उसे नमी का रुख नहीं अपना रहा तो वो क्यों नमी दिखाए। एफआईए से उसकी दुश्मन नंबर 1 थी। परेशान वो इसलिए था कि अपने परिवार के कातलों के बारे में कोई सुराग न ढूंढ पा रहा था। होटल में ही उसने डिनर लिया और रात 12 बजे के करीब नींद में जा डूबा। रिवॉल्वर तकिए के नीचे रख ली थी। फिर जाने कब उसके गालों पर ठंडा सा स्पर्श हुआ। तुली की चेतना को तीव्र झटका लगा। कोई है? विचार उसके मस्तिष्क में कौंधा। उसने फौरन आंखें खोल दी। कमरे में कम रोशनी का बल्ब जल रहा था। पीली मध्यम सी रोशनी फैली थी। कोई उस पर झुका हुआ था और रिवॉल्वर की नाल उसके गाल से सटा रखी थी। वो झुकने वाले का चेहरा स्पष्ट न देख पाया। तभी उसे तकिए के नीचे पड़ी रिवॉल्वर का ध्यान आया। लेकिन इस वक्त उसका हिलना भी खतरनाक था। वो आंखों को थोड़ा सा खोले वैसे ही पड़ा रहा। उठ गए तुली? तुली के कानों में जैसे बम फटा। ये आवाज़ देओल की थी। तुली? तुली के होठों से निकला। देओल? हाँ मैं। देओल पीछे हटता हुआ क्या उठा। तुली को मौका मिला उठने का उपक्रम करते हुए तकिए के नीचे से हाथ मारा। वहाँ रिवॉल्वर नहीं थी।
इसे तो नहीं ढूंढ रहे? देओल ने दूसरे हाथ में दबी रिवॉल्वर दिखाई। तुली होंठ भींच कर रह गया, उठ बैठा। मध्यम सी रोशनी में दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम मुझ तक कैसे पहुंच गए? तुली ने गहरी सांस लेकर कठोर स्वर में कहा। मैंने तुम्हें सही सलाह दी थी और तुम्हारी आदत के मुताबिक जानता था कि तुम खुद को खुले में लाने की चेष्टा करोगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि हर बात की परवाह छोड़कर इस तरह होटल में रुका जाए। तुमने ऐसे ही किया। तो तुमने मुझे ढूंढा। हाँ, 3 घंटों में 20 से ज़्यादा होटलों में जाकर पूछताछ की और आशा से कहीं जल्दी तुम्हें ढूंढ लिया, जबकि मुझे यही लगता रहा कि तुम नहीं मिलोगे, लेकिन मिल गए। देवल मुस्कुरा पड़ा। लाइट जला लो, तुली बेड से उठता बोला। नहीं, ऐसे ही ठीक है। तुली आगे बढ़ता कुर्सी पर जा बैठा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? तुम्हें ख़त्म करने के लिए। ओह। तुली ने गहरी सांस ली। एफआईए तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती है, देओल बोला। हमने एक साथ कई बार काम किया, अच्छा काम किया हर बार। एक बार तो तुमने मेरी जान भी बचाई थी, याद है तुम्हें? क्यों नहीं? ऐसे मौके पर पिछली बातें अक्सर याद नहीं रहती, तुली ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कुछ नहीं भूलता। तुम भी एफआईए के हत्यार हो, मैं भी। अब मैं एफआईए में नहीं हूँ, जानता हूँ। और ये भी जानता हूँ कि ये भी हो सकता है कि इस वक्त मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम मेरी जगह पर, और अगर तुम मेरी जगह पर खड़े होते, और अगर मैंने ऑपरेशन टू किल नाम से मिशन को अंजाम दिया होता, तब एफआईए मेरे पीछे होती। तुली ने आंखें सिकोड़कर तेवल को देखा। दरअसल सच बात तो यह है कि ऑपरेशन टू किल नाम के मिशन के दौरान अमेरिका विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या एफआईए के गले की फांस बन गई है। अगर ये बात खुलती है तो हिंदुस्तान की सरकार के लिए जवाब देना कठिन हो जाएगा। तुली खामोशी से तेवल को देखता रहा। तुमने सीआईए को क्या बताया? देओल ने पूछा। मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं यकीन करूं तुम पर? पूरी तरह। देओल ने उसकी रिवॉल्वर तुली की तरफ उछाल दी। तुली ने रिवॉल्वर को लपका, आंखें से उड़ गई। भरी हुई गन वापस दिए, खाली नहीं। तेरे को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बेशक तूने सीआईए को सब कुछ बता दिया है। ऑपरेशन टू किल के सारे हालात जानता हूँ मैं, और तेरी कोई गलती नहीं मानता। मैं किस्मत वाला हूँ कि ऑपरेशन टू किल का इंचार्ज मुझे नहीं बनाया गया। किसी ने तो मुझे सही माना। तुली ने गहरी सांस ली। तेरे को सब सही मानते अगर तू सीआईए से ना मिला होता, देओल ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तेरी इस बात का कोई यकीन नहीं करेगा। मुझे बता, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास रास्ता नहीं है जो बताऊँ। समझ में नहीं आता कि किसने मेरे परिवार को मारा। एफआईए ने नहीं मारा। पक्का? हाँ, मेरा होता तो मुझे पता चल गया होता। आज अमेरिकन एम्बेसी फ़ोन करके मैंने माइक से बात करने की इच्छा जाहिर की। मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि सीआईए तक ये बात पहुंच जाए कि मैं मुंबई में हूँ। तुली बोला। इस मामले में सिर्फ सीआईए ही थी या एफआईए? तो समझा, सीआईए ने ही तुम्हारे परिवार को ख़त्म किया हो सकता है। ज़रूरी तो नहीं। अगर तुम्हारा झगड़ा किसी और से नहीं है तो। मेरे तो कई दुश्मन होंगे, परंतु वे ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मेरा परिवार किधर है। तेरी तू जान, मैं चाहता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर वही है, पुराने वाला। ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करना मुझे। तुली देओल को देखता रहा। देओल ने दरवाज़ा खोला, बाहर निकल गया। अगला दृश्य। कपूर ने जैनी के मोबाइल फ़ोन पर आए उस आखिरी नंबर पर कॉल बैक की और कान से लगा लिया। अगले ही पल दूसरी तरफ बेल जाने लगी। कपूर फ़ोन को कान से लगाए रहा, तभी उसके कानों में मन्नू की आवाज़ पड़ी। तुम कहाँ हो जैनी? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, कपूर पुलिस वालों की तरह बोला। तुम इस फ़ोन वाली के क्या लगते हो? मैं उधर से कहता मन्नू ठिठका, फिर बोला। वो ठीक तो है? जैनी नाम है उसका। हाँ, क्या हुआ उसे? एक्सीडेंट हो गया है, बुरा एक्सीडेंट। कपूर पुलिस वालों की तरह बोल रहा था। मालूम नहीं बच पाती है कि नहीं, उसके फ़ोन के नंबरों को चेक कर रहा हूँ। तुम जैनी के क्या लगते हो? पति पत्नी ही समझो। वो कौन से अस्पताल में है? नाम क्या है तुम्हारा? मन्नू। पल भर के लिए कपूर का जिस्म थोड़ा काँपा, फिर सामान्य हो गया, आंखें सिकुड़ गई। जैनी टाटा हॉस्पिटल में, वहाँ रिसेप्शन से पूछ लेना। उसके पास कोई होना चाहिए। तुम्हारे हो क्या? हाँ हाँ, मैं हूँ। कपूर ने फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर अजीब से भाव ठहर चुके थे। मस्तिष्क में उथल पुथल मच चुकी थी। मन्नू तो मर गया था। फिर ये कौन सा मन्नू है? वही है कोई, या कोई दूसरा? एक जैनी के पास में मन्नू नाम के दो आदमी नहीं हो सकते। कपूर ने अपना फ़ोन उठाया और एफआईए के कंट्रोल रूम का नंबर मिलाया। कहिए कपूर साहब, उधर से कहा गया। 2 एजेंट फ़ौरन टाटा हॉस्पिटल भेजो। वहाँ रिसेप्शन पर कोई आकर जैनी को पूछेगा। उसका नाम मन्नू हो सकता है। उसे पकड़कर यहाँ लाया जाए, कपूर ने कहा। ठीक है। कपूर ने फ़ोन बंद करके जेब में रखा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। मन्नू नाम ने उसके मस्तिष्क में खलबली मचा दी थी। 7-Eleven ने कहा था कि रेस्टोरेंट में चलाई गई गोलियों से मन्नू मर गया है। फिर ये कौन सा मन्नू है जो जैनी के साथ है? कपूर ने दरवाज़ा खोलकर उस कमरे में प्रवेश किया जहाँ जैनी थी। जैनी फर्श पर लेटी थी, आंखों में नींद थी। कपूर को आए पाकर उठ बैठी। कपूर मुस्कुराया तो जैनी की आंखें सिकुड़ी। तुम बहुत चालाक बन रही हो, कपूर बोला। क्यों? जैनी के होठों से निकला। तुमने ये बात छिपा कर रखी कि मन्नू जिंदा है? जैनी के जिस्म कंपन सा हो रहा, फिर वे अकल दिखी। फालतू बात मत करो, जैनी के होंठ हिले। कपूर बराबर मुस्कुरा रहा था। मन्नू से बात हुई अभी मेरी। जैनी कपूर को देखने लगी। तुम्हारे फ़ोन से? आखिर फ़ोन उसका ही आया था।
जब नारंग तुम्हें ला रहा था और नारंग ने बात करनी चाहिए, परंतु उधर से फ़ोन बंद कर दिया गया। उसी नंबर पर वापस कॉल करके मैंने मन्नू से बात की। जैनी को अपना गला सूखता सा लगा। कुछ ही देर में मन्नू तुम्हारे सामने होगा, उसे यहाँ लाया जा रहा है। कैसे? जैनी के ऑटो में फंसा फंसा सा स्वर निकला। कपूर मुस्कुराता रहा। तुम लोग उस तक नहीं पहुँच सकते, जैनी पूर्वत लहजे में बोली। हम हर जगह पहुँच जाते हैं। जिन यानी कि FIA को अभी तुम जानती नहीं जैनी। हमने तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ा था कि तुम मुंह बंद रखोगी, ऑपरेशन टुकिल के बारे में किसी को नहीं बताओगी, परंतु तुमने हमारी चेतावनी की परवाह नहीं की और मन्नू के साथ मिलकर 3 लाख में फसीन को सब कुछ बता दिया। मैं जान चुका हूँ कि वो लिखाई मन्नू की है। उस जानकारी में ऐसी कई बातें हैं जो सिर्फ मन्नू ही जान सकता है। जैनी ने सूखे ओटो पर जीप फेरी। कपूर गंभीर हो चुका था। तुम चाहती तो मन्नू के साथ खामोशी से अच्छी ज़िंदगी बिताती। हमारे पास पैसा ही नहीं था। जैनी के ओटो से धीमा स्वर निकला। हम इंडिया से चले जाना चाहते थे, तो इसलिए तुमने अखबार को ऑपरेशन टुकिल की जानकारी बेची। जैनी ने सिर हिला दिया। लेकिन तुम दोनों फंस गए। जैनी ने गहरी सांस ली। मन्नू जिंदा कैसे बच गया? वो गोली लगने से घायल हो गया था। तब सबने समझा कि वो मर गया है। उसे कार से निकाल कर फुटपाथ पर डाल दिया गया, लेकिन वो जिंदा था। उसकी सांसें बेहद मध्यम थी। तभी वहाँ पुलिस पेट्रोल कार पहुँच गई। वो लोग मन्नू को अस्पताल छोड़ गए। वहाँ इलाज हुआ, मन्नू बच गया। जैनी ने थके स्वर में कहा। और मन्नू तुम्हें कहाँ मिला? इत्तेफाक से एक बाजार में मिल गया। उसे तुम लोगों से खतरा था। ऐसे में हमने अलग अलग रहने की सोची और देश से चले जाने का प्रोग्राम बनाया। हम फ़ोन पर एक दूसरे के संपर्क में रहे। जैनी का चेहरा लटक गया था। सच मानो तो हमारे मन में FIA के लिए कोई गलत भावना नहीं थी। सिर्फ पैसे के लिए हमने जानकारी बेची। सब काम पैसे के लिए ही होते हैं, कपूर ने कड़वे स्वर में कहा। यह जानकारी CIA के हाथ पड़ जाने से हमारे देश के सामने समस्या खड़ी हो सकती है। ये तो तुमने कहीं ये तो तुमने नहीं सोचा होगा। नहीं सोचा, सिर्फ अपनी ही समस्या के बारे में सोचा। जैनी ने मुंह फेर लिया। बोली, तुम लोग गलत हो। मन्नू ने और मैंने FIA के लिए 8 साल पहले एक काम पूरा किया, और 8 सालों के बाद हमें इसलिए FIA मार देना चाहती है कि उस काम के बारे में CIA न जान ले। तुम ये खेल किसने शुरू किया? कपूर ने कठोर स्वर में किया। जैनी ने कपूर को देखा। 8 साल आराम से क्यों निकले? क्योंकि तुम सबका मुंह बंद था। 8 साल बाद यह मामला ताज़ा इसलिए हो गया कि मन्नू ने क्रोशिया में CIA को अमेरिकन विदेश मंत्री ड्यूक हैरी की हत्या के बारे में बताना चाहा। बदले में $10 लाख लेना चाहता था। इस सिलसिले में वो एजेंट माइक से मिला। क्या इसमें FIA की गलती है? जैनी ने गहरी सांस ली। हमने मन्नू को माइक से मिलने के लिए रोकना चाहा, तो मन्नू ने हमारे एजेंटों की हत्या कर दी। ये तो अच्छा हुआ कि हमें मन्नू की हरकत के बारे में पता चल गया, वरना उसने तो CIA को सब बता देना था। तब मन्नू को मुझे मार्शल के हाथों से बचाने के लिए $1 लाख की ज़रूरत थी, परंतु इसका CIA को कुछ भी बताने का नहीं था। उसने माइक को कुछ नहीं बताया। बात यह हो रही है कि ये मामला तुम लोगों ने ही शुरू किया, पहले या अब। जब भी तुम लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ी, तब ऑपरेशन टुकिल की जानकारी भी बेचने की कोशिश की गई। ये खतरनाक बात है। तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। FIA से अब रहम की उम्मीद मत करना। जैनी की आंखें भर गईं। बात को समझो। हम मजबूर थे ये सब करने, परंतु कपूर बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। अगला दृश्य। 2 घंटे बाद मन्नू को FIA के उस ठिकाने पर लाया गया। मन्नू का रंग फक पड़ा हुआ था। वो जानता था कि FIA के जाल में फंस चुका था। FIA के 2 एजेंट उसके साथ थे। वो उसे कपूर के सामने छोड़कर चले गए। मैं तुम्हें पहली बार सामने देख रहा हूँ, कपूर बोला। आखिरकार तुम हमारे हाथों में फंस ही गए। जैनी कैसी है? मन्नू ने सूखे स्वर में पूछा। ठीक है, कपूर मुस्कुराया। उसके साथ रहना चाहो तो तुम्हें उसके पास छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चलो, तुम्हें जैनी के पास छोड़ देता हूँ। कपूर मन्नू के साथ कमरे से निकलकर गैलरी में आगे बढ़ गया। जैनी सब कुछ कबूल कर चुकी है, कपूर ने कहा। मन्नू चुप रहा। तुमने ऑपरेशन टुकिल की सारी जानकारी लिखकर जैनी के हवाले की, ताकि वो भसीन को बेच सके। उस वक्त तुमने यही सोचा होगा कि तुम बच जाओगे। FIA को कुछ भी पता नहीं लगेगा। देर से पता लगता, अगर वो रिपोर्टर एक दिन पहले अखबार में उस खबर की सूचना न देता। मन्नू परेशान से क्या उठा। तुम्हें तुम्हें बहुत देर बसते हो गई। बातों के दौरान दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। ये जगह क्या है? FIA की जगह है ये। कहाँ पड़ती है ये जगह? ये बात तुम कभी नहीं जान सकोगे। तुली के बारे में और क्या जानते हो? वो मुझसे शाम को मिला था। उसे तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? उसने जैनी के मुंह से निकलवा लिया था। तुली तुमसे क्यों मिला? वो अपने परिवार के हत्यारों के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। अब तुली कहाँ होगा? कुछ बताया उसने? नहीं, वो चला गया। ज़्यादा बात नहीं की उसने। कपूर एक दरवाजे के सामने पहुंचकर उसे खोलता क्या उठा। जाओ, जैनी भी उतर है। अब सुबह बात होगी तुमसे। कपूर ने दरवाज़ा खोला। मन्नू के भीतर चले जाने के पश्चात उसने दरवाज़ा पुनः बंद कर दिया और बगल वाले कमरे में पहुंचा और कुछ स्विचों को ऑन कर दिया। सामने की स्क्रीन रोशन उठी। स्क्रीन पर मन्नू और जैनी दिखे। दोनों बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ें कैमरे लगे स्पीकरों द्वारा सुनाई दे रही थी। कपूर कुर्सी पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगा। अगला दृश्य। लियो मुंबई पहुंची। दिन के 12:30 हो रहे थे।
धूप से बचने के लिए लियो ने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। सफ़ेद रंग की टाइट स्कीवी और घुटनों तक लंबी स्कर्ट में थी वो। छोटा सा एयर बैग कंधे पर लटका रखा था। वो चीनी थी, परंतु लगती नेपाली जैसी थी। यानी कि इंडिया में उसे देखकर चीनी समझना कठिन हो जाता था। लियो से पाठक दोस्त देवराज चांद सीरीज के उपन्यासों में पहले भी मिल चुके हैं। एयरपोर्ट पर क्लियरेंस के पश्चात लियो बाहर निकली और दादर के लिए टैक्सी ली। करीब घंटे भर के सफ़र के पश्चात दादर पहुंची और अंबेडकर मार्ग पर स्थित मध्यम दर्जे के ब्लू स्काई नाम के होटल में पहुंची। रिसेप्शनिस्ट उसे देखते ही मुस्कुराया। वेलकम मैडम लियो, इस बार काफ़ी देर बाद मुंबई आई, वो बोला। 7 महीने बाद, लियो भी मुस्कुराई। कैसा कमरा चाहेंगी आप? अगर मेरे पसंदीदा कमरा खाली हो तो। खाली हैं, आप 3rd फ्लोर पर रूम नंबर 32 ले सकती हैं। कहते हुए उसने रजिस्टर लियो की तरफ सरकाया। लियो ने रजिस्टर भरा। उसके बाद लिफ्ट के सहारे 32 नंबर कमरे में जा पहुंची। लियो ने एयर बैग रखा और तसल्ली से कमरे की तलाशी ली, परंतु वहाँ सब ठीक था। तसल्ली कर लेने के पश्चात लियो ने शांगली को फ़ोन किया। हेलो। शांगली की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं आ गई। पुरानी जगह पर ठहरी हो? हाँ। तुम किधर हो? शोरूम में। पहुंची मैं, लियो ने कहा और फ़ौरन फ़ोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। चाइना बाजार एंड डिजिटल फोटो स्टूडियो। उस बहुत बड़ी इमारत पर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। इस इमारत का मालिक शांगली था। यहाँ चीनी सामान की हर चीज़ मिलती थी। जो नहीं मिलती थी तो वो आप शांगली को नोट कराकर एडवांस दे दें तो आपका सामान वो चीन से मंगवा देगा। सिर्फ 20% एक्स्ट्रा लेगा। इमारत के भीतर बहुत बड़े बाजार जैसा माहौल था। करीब 40 लोग वहाँ काम करते थे और ये जगह हर वक्त ग्राहकों से भरी रहती थी। मेले की तरह हर वक्त लगता था। इमारत की पहली मंजिल पर फोटो स्टूडियो था। वहाँ तस्वीरें खींचने के साथ साथ चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिलता था, जिनमें कैमरे, डीवीडी, अन्य हर तरह का सामान था। लियो ने चाइना बाजार की उस इमारत में प्रवेश किया। सेल्समैन, सेल्स गर्ल और लोगों की भीड़ वहाँ दिखाई दी। लियो जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। वो लिफ्ट के पास पहुंची और उसमें प्रवेश करके तीसरी मंजिल पर जा पहुंची। तीसरी मंजिल का अधिकतर हिस्सा गोदाम जैसा था। चीनी सामान के बंद डब्बे हर तरफ नजर आ रहे थे। वहाँ 2-3 लोग अपने कामों में व्यस्त दिखे। उन्होंने लियो की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सामानों के बीच बने रास्ते को पार करती लियो कोने में बड़े केबिन पर पहुंची और हैंडल दबाकर दरवाज़ा खोलते हुए भीतर प्रवेश कर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। सामने शांगली बैठा था। 50-52 उम्र का था शांगली। कद 5 फीट 3 इंच। गोरा चेहरा, सिर के छोटे बाल, कनपटियों पर सफ़ेदी आ चुकी थी। गठीला बदन, चुस्त और चालाक सा दिखने वाला इंसान था वो। पिछले 25 सालों से वो इंडिया के मुंबई शहर में टिका हुआ था और चीनी सीक्रेट सर्विस के काम करने के साथ साथ अपना धंधा भी जमा रखा था। शांगली सफल एजेंट था। तो मैं सामने पाकर खुशी हुई लियो। शांगली फौरन उसका हाथ मिलाता क्या उठा। मुझे भी, कहने के साथ लियो कुर्सी पर बैठती बोली। मामला बताओ। कुछ लोगी, काम की बात करो, लियो ने सहज स्वर में कहा। शांगली ने सिगरेट सुलगाई और क्या उठा। मामला गंभीर है। हिंदुस्तानी सरकार अमेरिकन विदेश मंत्री डी कैरी के हत्या में फंस सकती है। वो कैसे? आज से 8 साल पहले साउथ ईस्ट यूरोप क्रोशिया शहर में एफआईए ने ऑपरेशन टू किल नाम के मिशन को अंजाम दिया था। बात यूं शुरू हुई कि मिलिट्री का ब्रिगेडियर छिब्बर देश के महत्वपूर्ण राज्य बाहरी देशों के एजेंटों को बेचने के मामले में फंसता जा रहा था। उस पर केस चल रहा था जो कि पूरी तरह उसके खिलाफ जा रहा था। ये बात ब्रिगेडियर छिब्बर भी जान चुका था कि वो बच नहीं सकता। आखिरी दांव के तौर पर ब्रिगेडियर छिब्बर अपने दोस्त के यहाँ पहुंचा जो कि न्यूक्लियर वैज्ञानिक था और उसके पास संवेदनशील जानकारी मौजूद थी। ब्रिगेडियर छिब्बर इस बात को जानता था। उसने बातों ही बातों में दोस्ती के तौर पर वैज्ञानिक से सारी जानकारी ली और उसकी हत्या करके जानकारी ले उड़ा। परंतु वैज्ञानिक फौरन मरने से बच गया और मरने से पहले उसने ब्रिगेडियर छिब्बर की करतूत सरकार को बता दी। सरकार ने ये काम जिन को सौंपा, जो कि तब जिन नाम की खतरनाक सरकारी संस्था थी। परंतु अब जिन को नया नाम मिल चुका है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एफआईए। तब एफआईए को किसी तरह से जानकारी फौरन मिल गई कि ब्रिगेडियर छिब्बर क्रोशिया के एक नाइट क्लब में अमेरिकन विदेश मंत्री ड्रू कैरी को किसी भी हाल में अमेरिका के हाथों अमेरिका के हाथों में नहीं पहुंचनी चाहिए। लियो ने शांगली को देखते हौले से सिर हिलाया। शांगली ने कश ली और फिर बोला। एफआईए ने फौरन अपने हत्यारे तुली को यह काम सौंपा कि वो तुरंत साउथ ईस्ट यूरोप के क्रोशिया शहर पहुंचे और अमेरिकी विदेश मंत्री ड्यूक हैरी से पहले ही ब्रिगेडियर छिब्बर को खत्म करके उससे महत्वपूर्ण पेपर्स हासिल कर लिए जाएं। एफआईए ने इस काम को ऑपरेशन टुकिल का नाम दिया। तुली को इस काम की आज़ादी थी कि अगर इस काम में उसे और लोगों की ज़रूरत है तो बाहर से इकट्ठा कर सकता है। उन्हें उसे एफआईए का कोई आदमी इस काम में नहीं मिलेगा। ऐसे में तुली ने 3 आदमी इकट्ठे किए, राघव, तीरथ और मन्नू। तीनों ही अपने आप में खतरनाक थे। 20-20 लाख रुपए और काम के बाद उनकी इस काम से वास्ता रखती याददाश्त मिटा दी जाएगी। ये तुली की शर्तें थी। वो तीनों तैयार हो गए। क्रोशिया पहुंचकर उसी नाइट क्लब में काम करने वाली जैनी यानी कि पंजाबी युवती जगदीप कौर को भी ज़रूरत के हिसाब से साथ ले लिया। इस तरह वे कुल 5 हो गए। उन्हें ब्रिगेडियर छिब्बर की तलाश थी, परंतु उसका ठिकाना वो मालूम नहीं कर पाए।
आखिरकार उस नाइट क्लब में उन्होंने ब्रिगेडियर छिब्बर को अमेरिकन विदेश मंत्री ड्यूक हैरी से मिलते देख लिया। उनमें सौदा हो चुका था, बात हो चुकी थी, महत्वपूर्ण कागजों और डॉलरों का लेन देन हो चुका था। वो अब जुदा होने वाले थे। ऐसे में एफआईए के एजेंट तुली के सामने दूसरा रास्ता नहीं था। उसके इशारे पर ब्रिगेडियर छिब्बर के साथ साथ ड्यूक हैरी को भी शूट कर दिया गया और कागज वापस पाकर वहां से निकल गए। ल्यू की नज़रें शांगली पर थी। शांगली 2 पल के लिए ठिठका फिर क्या उठा। मन्नू और जैनी की इस काम के दौरान पट गई और वो दोनों क्रोशिया के पास के शहर लीवनो में बस गए। काम के बाद एफआईए की तरफ से एकदम खामोशी छा गई। उधर अमेरिकी एजेंसी सीआईए ने अपने विदेश मंत्री के हत्यारे तक पहुंचने के लिए भरपूर कोशिश की, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। सीआईए को शक तो रहा कि ये काम इंडिया ने किया है, परंतु शक शक ही रहा। फिर 8 साल बीत गए, सब शांत रहा। मन्नू को लीवनो में जुआ खेलने की आदत ले डूबी। वो मार्शल नाम के दादा का $65,000 का देनदार हो गया। मार्शल ने जैनी को उठा लिया और मन्नू को वार्निंग दी कि ब्याज लगाकर पूरे $1,00,000 हो जाए, 1 महीने में चुका दे, वरना उसकी जैनी और उसे भी मार दिया जाएगा। मन्नू को जैनी से सच्चा प्यार था। जैनी को बचाने की खातिर उसने सीआईए न्यूयॉर्क से संपर्क बनाया। वो ऑपरेशन टुकिल की जानकारी दे सकता है। वो बता सकता है कि अमेरिकन विदेश मंत्री ड्यूक हैरी को क्यों और किसने मारा। सीआईए फौरन हरकत में आ गई। $10 लाख में सौदा पटा। सीआईए एजेंट माइक मन्नू से मिलने क्रोशिया पहुंचा। मन्नू से मिलने की जगह वो नाइट क्लब रखी थी जहां 8 साल पहले हत्याएं हुई थी। परंतु इंडिया में एफआईओ को यह खबर लग गई कि कोई ऑपरेशन टुकिल की जानकारी सीआईए एजेंट माइक को देने जा रहा है। ऐसे में एफआईए एजेंटों ने क्रोशिया के उस नाइट क्लब को घेर लिया जहां मन्नू माइक से मिलने वाला था। मन्नू माइक से मिला। माइक अपने साथ डॉलर लाया था। मन्नू ने उससे $1,00,000 पहले ले लिया और अगली मुलाकात में सारा मामला खोलेगा और बाकी का 9 लाख ले लेगा। इस दौरान उसकी एफआईए के एजेंट से टक्कर हो गई। मन्नू उसे मारकर भाग निकला। ल्यू के होंठ सिकड़े। उसने सिर हिलाया, फिर बोली, मन्नू को $1,00,000 की ज़रूरत थी जैनी को छुड़ाने के लिए, और वो $1,00,000 ले गया। हाँ, फिर तो दोबारा वो माइक से मिलेगा ही नहीं। हाँ, तुमने ठीक कहा, ऐसा ही हुआ। मन्नू के पीछे एफआईए भी थी और माइक भी। मन्नू जैनी के साथ बचने के लिए इंडिया भाग गया। एफआईए सोच भी नहीं सकेगी कि वो इंडिया में, परंतु एफआईए की नज़र उस पर थी। इंडिया में जैनी को पकड़ लिया गया और मन्नू किसी तरह वहाँ से बचकर निकल गया। ओह, फिर शांत पड़ा मामला हलचल से भर गया। एफआईओ को इस बात का खतरा लगा कि सीआईए ये न जान ले कि अमेरिकन विदेश मंत्री को एफआईए ने मारा है। ऐसा हुआ तो देश के लिए जवाब देना कठिन हो जाएगा। चूंकि सीआईए की तरफ से माइक मन्नू के पीछे पीछे इस मामले में आ गया था, एफआईए ने मन्नू, तीरथ और राघव के साथ साथ तुली को भी खत्म करने की सोची। तुली को भी? ल्यू के होंठ खुले। हाँ, तुली को भी। एफआईए का फैसला मुझे ठीक नहीं लगा, लेकिन एफआईए ने यही फैसला किया। जैनी तो एफआईए के कब्जे में ही थी। फिर एक रेस्टोरेंट और नाइट क्लब था। नाइट क्लब में राघव, मन्नू, तीरथ तुली से मुलाकात कर रहे थे कि एफआईए के एजेंटों ने उन पर गोलियां बरसा दी। इसमें मन्नू बुरी तरह घायल हो गया। राघव और तुली को भी गोलियां लगी। वो वहाँ से निकल गए। रास्ते में उन्हें लगा कि मन्नू मर गया है, तो उसे उन्होंने फुटपाथ पर फेंक दिया, लेकिन वो मरा नहीं था। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया और वो बच गया। तब तीरथ उन सबको अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। तुली जान चुका था कि एफआईओ उसे भी खत्म करना चाहती है। इधर पासा उल्टा पाते देख एफआईए ने 7-Eleven को यह मामला सौंप दिया। 7-Eleven? लियो ने गहरी सांस ली। क्या हुआ? शांगली ने उसे देखा। बहुत हरामी चीज़ है। लियो मुस्कुराई। पक्का और देशभक्त है। हाँ, वो खतरनाक है। 7-Eleven ने क्या किया? 7-Eleven के कुछ कहने से पहले ही तुली ने अपने को बचाने के लिए सीआईए का हाथ थाम लिया, क्योंकि वो जानता था कि एफआईओ उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। शायद सीआईए उसे बचा ले। माइक किसी तरह तुली को अमेरिका ले गया। फिर 7-Eleven ये सहन नहीं कर सकता कि तुली सीआईए के सामने मुंह खोले। उसने राघव के सामने शर्त रखी कि अगर एफआईए से बचना चाहते हैं तो अमेरिका जाकर तुली को खत्म कर दें। पहले राघव अकेला हुआ करता था, परंतु अब उसके 2 साथी भी हैं, एक्स्ट्रा और धर्मा। ये तीनों आरडीएस के नाम से जाने जाते हैं। आरडीएस तुली को खत्म करने के लिए तैयार हो गए। 7-Eleven आरडीएस के साथ अमेरिका पहुंचा। उसने पता लगाया कि तुली सीआईए की निगरानी में वूस्टर नाम के शहर में है। आरडीएस ने तुली को नहीं मारा और फिर सामने न आने को कहकर तुली को भगा दिया। उसके बाद सीआईए को तुली के कपड़ों में सीआईए एजेंट की ही लाश मिली, जिसका चेहरा गोलियों से बिगाड़ रखा था। सीआईए समझ गई कि यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि तुली मर गया। ऐसे में सीआईए ने भी घोषणा कर दी कि एफआईए एजेंट वूस्टर में किन्हीं अज्ञात लोगों को हाथों मारा गया, जबकि सीआईए ने चुपके से तुली की तलाश शुरू कर दी। अब सिर्फ सीआईए जानती कि तुली जिंदा है। एफआईए की नज़रों में तुली मर चुका था। उलझा हुआ मामला है, बहुत। आगे चीनी एजेंटों की निगाह इस मामले में तब से थी जब मन्नू ने न्यूयॉर्क सीआईए हेडक्वार्टर फ़ोन किया था। सीआईए में स्थित हमारे एजेंट ने हमें सब कुछ बताया और हम पूरे मामले पर नज़र रखे हुए थे, लेकिन हम तब चूक गए जब तुली वूस्टर में हमारी नज़रों के सामने से भागकर गायब हो गया और हम नहीं जान सके कि वो कहाँ गया। लियो ने समझने वाले ढंग से सिर हिलाया। जबकि तुली के बारे में जानना ज़रूरी था कि वो कहाँ है। चीनी एजेंट उसे सामने लाना चाहते थे, क्योंकि चीन के सामने ये एक बेहतरीन मौका था इंडिया और अमेरिका के संबंधों को बिगाड़ने का।
परंतु चीनी एजेंटों ने भरपूर तलाश की तुली की। अमेरिका में भी ये काम हो रहा था और इंडिया में भी, परंतु तुली की कोई खबर न मिल रही थी। तुली को सामने लाने के लिए मजबूरी में हमने किराए के आदमी भेजे और उसके परिवार को गोलियों से बनवा दिया। क्यों? लीव के होंठों से निकला। ताकि तुली जहाँ भी हो निकलकर सामने आए। तुमने कैसे सोच लिया कि तुली ऐसा होने पर सामने आएगा? वो एफआईए का खतरनाक हत्यारा रहा है। अपने परिवार की मौत की खबर सुनकर चूहे की तरह दुबका नहीं रह सकता और यही हुआ। परिवार के मरने के 1.5 महीने बाद ही तुली हरकत में आ गया। वो फ्लोरिडा में दिखा। माइक को खबर मिली तो वो उसके पीछे पड़ गया। तुली ने किसी का पासपोर्ट चुराया था एयरपोर्ट से। तो वो अमेरिका में था? हाँ। माइक के हाथ लगा वो? नहीं। फ्लोरिडा से वो सीधा क्रोशिया पहुंचा और वहां स्थित एफआईए एजेंट मोहन सूरी को मार दिया। तब हम समझ गए कि तुली अपने परिवार का हत्यारा एफआईए को मान रहा था, जो कि हमारे लिए अच्छी बात थी। फिर इंडिया पहुंचा। हमारे एजेंटों की नज़र में रहा हर वक्त तुली। इसके बाद शांगली जो हुआ सब कुछ बताता चला गया। लिव गंभीरता से सुनती रही। उसका दिमाग तेजी से दौड़ता रहा। शांगली सब कुछ कहकर ठिठका, फिर बोल पड़ा। इस वक्त सारे हालात हमारी नज़रों में हैं। हमारे एजेंट एफआईए के एक ऐसे एजेंट के संपर्क में है जो खबरें देने के बदले पैसे लेता है। वो हमें सब कुछ बता रहा है। उधर सीआईए का एक एजेंट पैसे लेकर हमें वहाँ की खबरें दे रहा है। तुली कहाँ है हम जानते हैं। माइक आज शाम को मुंबई एयरपोर्ट पहुँच रहा है। मुंबई स्थित उसके 3 एजेंट प्रशांत, रवि, अमर तुली को ढूंढने का काम कर रहे हैं। परंतु वो ये नहीं जानते कि तुली कहाँ है, लेकिन हम जानते हैं। यहाँ तक मैंने सारा मामला खुद संभाला, परंतु अब लगने लगा था कि इसके आगे हमें ही कुछ करना होगा। तभी मैंने चीन स्थित हेडक्वार्टर से कहा कि किसी बेहतरीन एजेंट को भेजें, तो वो फ़ौरन तुम्हें भेजने को तैयार होगा। लियो ने गहरी सांस ली और शांगली के पैकेट से सिगरेट निकालकर सुलगा ली। हाँ, जानते हो इस मामले में चीन कैसे फ़ायदा उठा सकता है? कहते जाओ। इन दिनों इंडिया और अमेरिका में कुछ ज़्यादा ही बन रही है और ये बात हमारे देश को पसंद नहीं। हमारे पास ये बेहतरीन मौका है दोनों देशों में खटास पैदा करने का। आज माइक अमेरिका से आ रहा है। हमें मालूम है कि वो किस फ्लाइट से आ रहा है। तुम माइक से एयरपोर्ट पर ही मिल लो। लियो ने मुस्कुराकर शांगली को देखा। तुम्हारा मतलब है कि उसे बता दूं कि तुली किधर है? हाँ। ज़रूरी तो नहीं कि तुली माइक के सामने ऑपरेशन टुकिल के बारे में मुंह खोल दे। वो बताएगा। इतने विश्वास के साथ तुम कैसे कह सकते हो शांगली? शांगली खुलकर मुस्कुराया। लियो की आंखें सिकुड़ी। वो बोली, क्या बात है? जब उसके परिवार को मारा गया तो इत्तेफाक से उसका एक बेटा बंटी बच गया। वो तब पड़ोस में खेल रहा था। हमारे एजेंट उसे उठा लाए। वो अब हमारे कब्जे में है। ज़रूरत पड़ी तो बंटी को माइक के हवाले कर देंगे। अपने बेटी की खातिर तो तुली मुंह खोलेगा ही। सीआईए को ऑपरेशन टुकिल के बारे में सब बताना पड़ेगा। तुमने बताया कि जैनी एफआईए की कैद में। उसे रहने दो लियो। मन्नू को भी रहने दो। वैसे दोनों पुनः एफआईए की कैद में पहुंच गए हैं। तीरथ को 2-4 दिन पहले ही किसी ने शूट कर दिया है। बचा राघव तो वो आरडीएस की तिकड़ी खतरनाक है। तुली सीआईए का पक्का गवाह बन जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि तुली एफआईए का एजेंट रहा है। उसकी गवाही को झुटलाया नहीं जा सकता। सीआईए को तुली में दिलचस्पी होगी। उसके बाद तो इंडिया को जवाब देना भारी पड़ेगा कि उसके अमेरिकन विदेश मंत्री को क्यों मारा। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे अमेरिका और इंडिया के बीच तनाव पैदा हो। यही वजह रही है कि इस मामले में नज़र रख रहे थे। ठीक है, आज शाम मैं माइक से मिलूंगी। लीव फैसले भरे लहजे में क्या उठी। तुम माइक से पहले मिल चुकी हो? कई बार, बहुत अच्छी तरह से।